ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले तलबा अपने वतन वापस जाएं। अमेरिका का गैर मुल्की तलबा के लिए नई पॉलिसी का ऐलान। मुतासरा पाकिस्तानी स्टूडेंट से पॉलिसी पर होगी खुसूसी गुफ्तगू कुछ देर बाद। खत्म हुआ इंतजार, आज से होगी चौकों छक्कों की भरमार। कोरोना के बायस टेंस माहौल में दिलचस्प क्रिकेट मुकाबले एंटरटेनमेंट लाएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली पर शाकीन क्या कहते हैं, हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। और आज हम दोनों इतना हंस मुस्कुरा रहे हैं, तो उसकी बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, तो हमने सोचा कि आज पहले हम अच्छी खबरों ही की बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे मौजूआत हैं जो थोड़े से डिस्टर्बिंग है, थोड़ी सी ऐसी खबरें हैं कि जिसको आप बहुत दिल से महसूस करेंगे, वो हम आपको बाद में देंगे। थोड़ा टेंस माहौल है ना तो उसकी बात, उसको दूर करने की बात सबसे पहले कर लेते हैं। जिसको दुबई जाने की ख्वाहिश थी या है, उसके लिए मेरे पास और शुएब के पास एक अच्छी खबर है। अच्छा, खुदा हाफिज। क्यों जाऊं ना? नहीं, इतनी जल्दी नहीं। अच्छा, इतनी जल्दी नहीं है। तफसील तो बता दें। चलिए जी, खबर ये है कि 7 जुलाई से सियाहती मकामात को खोल दिया गया है। मुका दें। एग्जैक्टली। महकमा सयाहत उनकी तरफ से ये कहा गया है कि रियासत में सयाहों को हम कहते हैं जियायानु, यानी खुशामदीद। और ये कहा है कि कोई हद नहीं है, यानी जब हम अक्सर SOPs की बात करते हैं, हम कहते हैं बच्चे नहीं जा सकते, बुजुर्ग नहीं जा सकते। उन्होंने कहा बच्चे भी आए, बुजुर्ग भी आए, कोई उम्र की कैद नहीं है। लेकिन ये ज़रूर चेक कर लें कि आपको वीज़ा लेकर आना है या ऑन अराइवल वीज़ा आपको मिल जाएगा, वो आप ज़रा चेक कर लें। और दुबई आमदरफ्त की बुकिंग जो है वो पहले से करानी होगी। नॉर्मली वैसे भी यही होता है, लेकिन अब ज़रा ज़्यादा उसमें सख्ती की जाएगी। होटल बुकिंग से मुताल्लिक भी बात की गई है और ये कहा है कि अगर कोरोना वायरस है तो ऐसी सूरत में जो अखराजात हैं वो उस शख्स को खुद उठाने होंगे। एक तो होम आइसोलेशन या होटल आइसोलेशन, ज़रा होम आइसोलेशन तो नहीं, होटल आइसोलेशन करनी होगी। उसके कौन है वहाँ कैद होके रह जाएंगे। कौन है, मामे चाचू का घर वहाँ पे होता है हर बंदे का, जिसके जाके आइसोलेट आपने होना है। एनीवेज जी, सफ़र करने से पहले आपको PCR टेस्ट कराना होगा और वहाँ जाकर भी आपका ये टेस्ट होगा। एनीवेज, ये बड़ी अच्छी बात यह है कि टूरिज्म खुल रहा है और किरण और ऑप्शन भी नहीं है दुबई के पास। ये आपने बड़े नुक्ते की बात कर दी। इस नुक्ते से पूरी लकीर बनाएंगे, लेकिन किसी रोज और। हम आइसोलेशन की बात कर रहे हैं ना कि कहाँ पर ये मैटर करता है। रशिया में बड़ी तेज़ी के साथ में कोरोना फैला, तो फिर उस सब में कौन था जो सबसे ज़्यादा काम आया? लोगों को आइसोलेट करना पड़ा खुद को। तो फिर जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, जो लड़कियाँ इस काम से मुंसलिक होती हैं, वो घर आए, सामान दे और चले जाएं। इस तरह लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना पड़ा। इसी बात को महसूस किया गया। कोरोना वायरस के दौरान डिलीवरी करने वाले मर्द और ख़वातीन, इनका शुक्रिया अदा किया गया भरपूर अंदाज में। एक यादगारी मुजस्समा नस्ब किया गया है। इस मुजस्समे को अलेक्सी नामी आर्टिस्ट ने तैयार किया है। 3 मीटर लंबा है ये, और इस पर लिखा है उन लोगों के लिए शुक्रिया जिन्होंने सेल्फ आइसोलेशन में हमारे लिए रहना मुमकिन बनाया, खुद को आइसोलेट करना मुमकिन बनाया। थैंक्स कहा है, कहना बनता है। और ये तो पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी बहुत से इलाके ऐसे कहने को स्मार्ट लॉकडाउन सही कहा ये ज़रूर गया था कि वहाँ पर डिलीवरी भी नहीं हो सकती। एनीवेज, ज़्यादा डिलीवरीज तो हो रही थी, और स्पेशली उन फैमिलीज के लिए और इंडिविजुअल्स के लिए। जी करें। यहाँ तो एड्रेस नहीं मिल रहा था ना। एग्जैक्टली। गरीब कहाँ ढूंढने पड़ रहे थे। कमाल फॉर्मूलाज हैं। या इनके फॉर्मूले इन्हीं से पूछ सकते हैं, जवाब फिर भी नहीं आएगा। एनीवेज, एक सवाल हम ये भी अक्सर करते हैं कि ज़ाहिर है कराची की जब हम बात करते हैं और हम बारिशों की बात करते हैं, उसके बाद जो हालात होते हैं उसकी बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि जिम्मेदारों की बात कर लें। कौन जिम्मेदार है? तो बस माजी ही की बात होती है, मुस्तकबिल की बात नहीं होती। हालात ठीक कैसे होंगे इसकी बात नहीं होती। कच्ची आबादी वालों का अगर हम तस्करा कर लें, किरण आपको याद होगा इवन सुप्रीम कोर्ट तक में मामला उठाया गया। हुकूमतों ने बात की इससे मुतालिक, इमरान खान साहब ने बात की इससे मुतालिक कि कराची में कच्ची आबादियां हैं और इनकी परेशानियां हम समझते हैं, लेकिन ये बात समझने से आगे नहीं जा रही। जी, और बात यह है कि जब हम आगे बढ़े, समा आगे बढ़ा, हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम गए शहर की मुख्तलिफ कच्ची आबादियों में, उनको ढूंढना नहीं पड़ा, लोग उनको मिल गए, कच्ची आबादियाँ उनको मिल गई। और जब वो वहाँ गए और उन्होंने मसाइल पूछे, तो लोगों को लगा कि कोई उनसे बात करने आया है। उन्होंने अपना दिल खोल के रख दिया। आइए आपको ये कुछ मसाइल दिखाते हैं। बरसात का इंतजार तो सभी को होता है, लेकिन बरसात कच्ची आबादियों के लिए क्या मसाइल लेकर आती है, जानते हैं वहाँ रहने वालों की ज़बानी। 50 साल से रह रहे हैं, जब से देख रहे हैं बारिशों ने, गलियों ने पानी इतना 5-5 फुट खड़ा हो जाता है। नदी की सही तरह सफाई नहीं हो सकती। चबान से पानी बंद है, क्या करें? बच्चों का गला घोट दें? क्या करें हम बच्चों का, या हम अपना गला घोट लें? ये सारे बेकार लोग हैं,
ना पानी देते हैं, ना गैस बिजली कुछ भी नहीं यहाँ पर आता। भाई पानी नहीं आ रहा, हम 4.5 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, हमारे पानी के लिए ना असाब बने हुए हैं। कोई भी नहीं आता, सब बयान देके चले जाते हैं, अपने मतलब के लिए आते हैं जो भी आता है। तो इसलिए आज तक काम नहीं करा, एक ने नहीं आके देखा यहाँ मर रहा है, जी रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे। बारिश में ये होता है सर, यहाँ पे पानी पानी हो जाता है, यहाँ निकलने के लिए जगह नहीं है लोगों को मिलती। कच्ची आबादियों में पीने का साफ पानी नहीं, बिजली नहीं। ऐसे में बारिश हो जाए तो निकासी आपका इंतजाम मजीद दरहम बरहम हो जाता है। मुंतखब नुमाइंदों पर अगर आवाम गुस्सा ना निकालें तो और क्या करें। कैमरामैन कासिम रईस के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। तो ये कराची का चेहरा था कि जो हमें खुर्शीद आलम दिखा रहे थे। तस्वीर कुछ होती है और फिर हक़ाइक़ कुछ होते हैं, यानी मौसम देखने में कुछ और झेलने में कुछ। कराची में मौसम भी ऐसे ही मिलता है, बादलों का तो राज रहेगा, लेकिन जब आप खिड़की खोलेंगे या घर से बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोलेंगे तो पसीने फॉर श्योर आपके छूटेंगे। इसी सब के ऊपर बात करेंगे। हमारा साथ देंगे अब हमारे रिपोर्टर सऊद बिन मुर्तज़ा। सऊद बिन मुर्तज़ा, 1 घंटे कुछ देर की बारिश होती है, प्रॉब्लम्स वहीं के वहीं खड़े रहते हैं, और अगर देखा जाए आसमान की तरफ तो वहाँ पर रंग कुछ ऐसा कि पिक्चर तो बहुत अच्छी आएगी, लेकिन उसके लिए दिक्कत बहुत उठानी पड़ेगी। मौसम बस देखने का ही प्यारा है। जी हाँ, बिल्कुल किरण, आपने 1 घंटा तो बहुत ज़्यादा बोल दिया। अगर 1 घंटा बारिश कराची में हो तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा। यहाँ 15 मिनट की बारिश हुई थी परसों और सड़कें जो है तालाब का मंजर पेश कर रही थी। आज भी काले बादल पूरे कराची में नज़र आ रहे हैं, लेकिन हल्की बारिश का सिर्फ इम्कान जो है महकमा मौसमियात की जानिब से ज़ाहिर किया गया है। हवा में जो नमी का तनासुब है, महकमा मौसमियात का कहना है वो कल जैसा ही रहेगा। कल भी हमने देखा था कि मुख्तलिफ इलाकों में सिर्फ हल्की जो है बारिश या चंद बूंदे कह सकते हैं कि बरसी थी, और आज सुबह से सूरज नज़र नहीं आ रहा। काले बादल हैं पूरे शहर में, लेकिन गर्मी उसी तरह है। हब्स का समा है और महकमा मौसमियात का कहना है कि दोपहर तक मुमकिन है कि हल्की बारिश हो, लेकिन अब तक कहीं पर भी किसी भी इलाके में भी हल्की बारिश नहीं हुई है। गुज़िश्ता रोज़ कराची के मुकम्मल जो है कुछ इलाकों में सिर्फ बारिश रिकॉर्ड की गई थी। लांडी समेत मलीर के मुख्तलिफ इलाके थे जहाँ पर हल्की बारिश हुई थी। कराची वाले बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जिस तरह से परसों बारिश हुई, उनका यही ख्वाहिश है कि बारिश हो और अच्छी बारिश हो, और लेकिन उनको जहमत ना करनी पड़े इस बारिश की वजह से। लेकिन लगता नहीं है कि आज भी कोई जो है जिस तरह से परसों बारिश हुई थी आज होती हुई नज़र आती है। लेकिन कराची वाले काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है कराची में, और परसों गर्मी का जोर काफ़ी टूटा था। और अब काले बादल हैं, धूप तो नहीं है, लेकिन गर्मी उसी तरह से है। बाहर निकलते हैं तो वही पसीना और गर्मी जो है शहरियों को झेलनी पड़ती है। तो शहरी यही उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश होगी तो ये गर्मी का जो जोर है मज़ीद टूटेगा। जी, बहुत शुक्रिया सऊद बिन मुर्तज़ा, आपने हमें मौसम से मुताल्लिक़ हाल से आगाह किया, और हम उम्मीद कर रहे हैं बारिश हो या ना हो, हवा ज़रूर चले। हवा चलेगी तो थोड़ा सांस आएगा, सुख का सांस आएगा, और सुख का सांस पाकिस्तान वाले तो ले रहे हैं। किस मामले पर? क्योंकि जो स्टैट्स हैं कोरोना के वो ये बताते हैं कि पीक गुजर गई है, वो ये बताते हैं कि डाउनवर्ड ट्रेंड है, वो ये बताते हैं कि हमने इस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। अब इसमें कितनी सदाकत है, वो चाहे रिकवरी रेट हो, वो चाहे इन्फेक्शन रेट हो, इससे मुताल्लिक पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, और जो WHO की गाइडलाइंस थी, जो रिकमेंडेशंस थी, उस पर हमने कितना अमल किया और स्मार्ट लॉकडाउन से कितना हमें फ़ायदा हुआ। हमें प्रोग्राम के इस हिस्से में ज्वाइन किया फोकल पर्सन बराए कोरोना डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने। बेहद शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, पाकिस्तान में सेहतयाबी का रेशो क्या है, और अगर हम पंजाब के पर्सपेक्टिव से आपसे सवाल करें तो हमने देखा 2-3 रोज़ पहले कि एक साथ 9000 लोगों की सेहतयाबी का डाटा वहाँ से आया। सर, अगर ये जो डाटा इकट्ठा करने का मैकेनिज्म है ये ऐसा हो जाए कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KP डाटा इकट्ठा एंटर हो, तो सर उससे फ़र्क पड़ेगा? सेहतयाबी का तनासब का तयन करना एक बहुत मुश्किल काम है। उसकी वजह यह है कि वो लोग और जिनकी तादाद या जिनका रेशो सबसे ज़्यादा होती है, वो लोग जिनके कम सिम्टम्स होते हैं, माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, आप समझिए कि 80-90% से ज़्यादा, वो अपना एक टेस्ट करवाते हैं, वो बेहतर हो जाते हैं, तो उसके बाद वो ना दूसरा टेस्ट करवाते हैं, ना उनको करवाने की ज़रूरत है, और चुनाचे वो सिस्टम में डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं हो पाते। ये जो रेशो ऑफ रिकवरी है ये दुनिया भर में रिपोर्ट तो हो रही है, लेकिन इसमें ये एक बहुत बड़ा मेजर फ्लॉ कह लें या एक चैलेंज कह लें मौजूद है कि जो माइल्ड केसेस की रिकवरी है वो सिस्टम के अंदर लॉग नहीं होती, गैदर नहीं होती। चुनाचे इसकी रेशो इस तरह से डायरेक्टली बताना इतना आसान नहीं, लेकिन जो क्लियर चीज़ है वो ये
कि एक शख्स जिसको आज टेस्ट हुआ और 2 हफ्ते गुजरने के बाद अगर वो सेहतमंद है और वो अस्पताल में दाखिल नहीं है और खुदा न खास्ता उसकी डेथ नहीं होगी, तो उसको रिकवर्ड तस्वर कर लिया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये कहा जा रहा है कि सिंध की बनिस्बत पंजाब में टेस्टिंग कम हो गई है, इसीलिए केसेस भी कम रिपोर्ट हो रहे हैं। ये कितनी सच्ची है बात, कितनी सदाकत है इसमें? टेस्टों की तादाद इस चीज़ से डिटरमिन होती है कि वहाँ जो लोग हैं वो किस तादाद में अपना टेस्ट करवाने आ रहे हैं। यानी ये डिमांड ड्रिवन है, इस पे ना किसी के साथ ज़बरदस्ती की जा सकती है, ना किसी को रोका जा सकता है। तो इसमें एक तो ये फैक्टर है। दूसरे 2-3 चीज़ें और जो जहन में रखने की हैं। एक तो ये कि अगर आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाएं, ज़्यादा लोग उसमें डालें, तो कुछ टेस्टों की तादाद उससे भी बढ़ सकती है। और आखिर में ये कि कुछ वक्त के साथ ये भी मुमकिन है कि लोग जो हैं वो टेस्ट सिम्टम्स होने के बावजूद या कुछ बीमारी की अलामत होने के बावजूद या करवाने से जिसे कहते हैं इज्तनाब बरत रहे हैं, या वो समझते हैं कि इसका इस वक्त करवाने का फ़ायदा नहीं। तो ये छोटे मोटे अवामिल इसके अलावा शामिल हो सकते हैं। लेकिन जो ज़रूरी बात है वो ये समझने की है कि टोटल अगर इसको फुल पिक्चर में देखें तो सिर्फ टेस्टों की तादाद कम नहीं हो रही, बल्कि इसके अलावा जो शरह है पॉजिटिव होने की उसमें भी कमी आई है। जो मरीज़ अस्पताल में दाखिल हैं या जो ऑक्सीजन पे हैं या जो वेंटिलेटर्स पे हैं उनमें भी कुछ कमी आई है। तो ये जो टेस्टों की कम होने की तादाद है, ये एक ओवरऑल पिक्चर के तनासब में देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक सर, ये भी बताइएगा, जब हम ये बात करते हैं कि अभी तक वैक्सीन मार्केट में नहीं आई, ज़ाहिर है काम तो उस पर हो रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान के हवाले से हम ये बात करें कि कोई ऐसी मेडिसिन जिसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए हों और कोई ऐसी मेडिसिन जिसका चर्चा तो बहुत हुआ लेकिन उसका पाकिस्तान में फ़ायदा नहीं हुआ। अद्वियात जो फ़ायदेमंद हैं इसके बारे में एक यूँ समझिए कि ये मूविंग टारगेट है। कुछ दवाएं ऐसी हैं कि इस वबा के शुरू के दिनों में जिनके ऊपर बहुत भरोसा या जिनसे बहुत उम्मीद लगा रखी गई थी, वो आज कोई ख़ास फ़ायदेमंद साबित नहीं हो रही। इसके बरक्स कुछ और दवाइयाँ हैं जो वक्त के साथ सामने आई हैं। ये भी बताता चलूँ कि ये एक चेंजिंग फील्ड है और इसमें बहुत अहम है कि जो आपका ट्रीटिंग डॉक्टर है वो गहरी और जिसे कहते हैं एक समझदार नज़र रखता है साइंटिफिक डेटा पे और रिसर्च स्टडीज़ के ऊपर। डॉक्टर साहब, प्लाज्मा एंटीबॉडीज़, क्या ये डोनेट करने का कोई फ़ायदा है? फिर एंटीबॉडी टेस्ट और कोरोना के बाद रीटेस्ट करवाना क्या ज़रूरी है? का ताल्लुक है, ये चंद महदूद सूरत हाल में इस्तेमाल किया जा सकता है और पाकिस्तान के अंदर इसके इस्तेमाल की इजाज़त एक ट्रायल के सेटिंग में ही दी गई है। और ऐसी तमाम इंटरवेंशंस, दवाएँ, तरीक़ाकार जो अनप्रूवन हों या जिनको ट्रायल सेटिंग में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उनको उन्हीं प्रोटोकॉल्स के मुताबिक और ऐसे डॉक्टरों की ज़ेर निगरानी होना चाहिए जिनको मालूम हो कि वो क्या चीज़ कर रहे हैं और उस दवा या उस इंटरवेंशन के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। ऐसी तमाम चीज़ों को अंधाधुंध अडॉप्ट कर लेने का ना सिर्फ कि फ़ायदा नहीं बल्कि बहुत सी सूरतों में सीरियस नुकसान भी हो सकता है। सही, बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, साथ मौजूद थे आप। और प्लाज्मा से मुतालिक गुज़श्ता रोज़ जब हम गुफ्तगू कर रहे थे, आपको याद है कि पंजाब की वज़ीर सेहत उन्होंने भी ये कहा था कि 1 हफ़्ते का वो और इंतज़ार करेंगे और ये देखेंगे कि इस ट्रायल को कंटिन्यू करना है या नहीं करना। और ये पंजाब की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट थी विद रिस्पेक्ट टू दिस पैसिव इम्यूनाइजेशन जनाब। और चूँकि अब हमने इसके ऊपर तो बात कर ली, मेरे पास में 1-2 ऐसी खबरें हैं कि मैं जल्दी देना चाहती हूँ और फिर उसके बाद में बहुत जल्दी से आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मैं क्विकली आपको बता दूँ चाइना में क्या हुआ। कार ड्राइवर की गलती ट्रक ड्राइवर के लिए मुश्किल बनी। कैसे बनी, ये ज़रा विजुअल्स देख लीजिए। कार ड्राइवर ने अचानक से ना हाईवे पर अपनी लेन बदल ली। ये है वो तब्दीली जो मुश्किल लेकर आई। ट्रक ड्राइवर ने कार को बचाने की कोशिश की और इसी सब में हुआ कुछ यूँ कि ट्रक हुआ बेकाबू, टोल स्टेशन में जा घुसा। इस दौरान टोल स्टेशन पर रुकी गाड़ी ट्रक की जद में आते से बाल बाल बची। चलिए जल्दी से टर्की वापस आ जाए।
चलिए जी, टर्की आपको लेकर चलते हैं और यहाँ की खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं जब इसका विजुअल देख रहा, मैं बड़ा एंजॉय कर रहा था विजुअल देखते हुए। खतरों के खिलाड़ी अगर आपने देखना तो आप इनको लाजमी देखिए। किरण सोफे पर बैठ रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, मतलब वाओ। वैसे तो मैं पूछूंगा कि यार टीवी देखने के लिए इतना ऊंचा आप क्यों गए, नीचे ही देख लेते टीवी लाउंज में बैठ के, बट ही ऑप्ट दिस। और ये ऊपर गए, उसके बाद पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, और जब इन्होंने वापस आना था तो उन्होंने आराम से अपने शूज़ चेंज किए, स्लीपर्स पहने, और फिर उन्होंने पैराग्लाइडिंग करते हुए वापस आने की भी ठानी। लाउंज बनाया। वैसे बहुत मजे के किरण विजुअल्स हैं ये, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन मैं इस पैराशूट भाई से मिलना चाहता हूँ जिसने इतना भारी भरकम सोफा उठा लिया। खा पी भी रहे हैं, जो एंजॉय चिप्स खा रहे हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पी रहे हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं। ज़बरदस्त। ये वैसे खतरों के खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं किरण कि ये हर बंदे के बस की बात नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप वो देखिए ना, नीचे समुद्र का रंग कुछ ऐसा है, निगाह वहां जाके टिक जाती है, रुक जाती है, अटक जाती है। विजुअल इज अमेजिंग। बस ये करीब पहुंच गए, वापस उतरने वाले हैं, लैंड करने वाले हैं। लैंडिंग गियर खुले ना खुले लैंड करने वाले हैं। चलिए जी, ये तो हमने टर्की की बात कर ली। अब ज़रा एक बार फिर बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स इवेंट्स से मुताल्लिक। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं क्योंकि स्पोर्ट्स इवेंट्स अब वापस आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि इंटरनेशनल क्रिकेट मुअत्तल थी। 115 दिन बाद ये बहाल हुई है। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की टीम्स आज तारीख रकम करेंगी। तो जनाब, ये सारे के सारे अहम मामलात हो गए। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं जल्दी जल्दी से 2 खबरें आपको बताऊं और फिर एक अहम मौजू की तरफ जाऊं। आपको पता है, कराची में बेअमनी की कोशिश की गई और फिर चंद सातों में, चंद मिनट में क्या हुआ? दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। यहाँ एक्शन हुआ कुछ ही मिनट्स में। यहाँ निशाना लिया गया दुश्मन का और उसे ज़ेर किया गया, जलील किया गया, रुसवाई उसके हिस्से में आई। यहाँ शहादत भी हुई। अब हम आज सलाम पेश करते हैं उन लोगों को कि जिन्होंने इस सिलसिले में अपनी जान की परवाह नहीं की, वो हमारे शहीद हों या गाजी। शुएब गए थे इसी सिलसिले में, कुछ अहम मुलाकातें की और हमने कोशिश की, टीम नयादिन ने कोशिश की कि इनके साथ में कुछ टाइम स्पेंड किया जाए और आपको इनके बारे में मज़ीद बताया जाए। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या सारी गुफ्तगू रही। हालात जैसे भी हों, मौसम कितना ही सख्त क्यों ना हो, ये वर्दी वाले जब वर्दी पहनते हैं तो फ़र्ज़ पहनते हैं, फिर अपना फ़र्ज़ निभाते हैं। ये हैं तो हम हैं, ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं। इनकी ड्यूटीज़ सख्त हैं, लेकिन ये अपने इस कड़े फ़र्ज़ की सरअंजामी में कोई कसर नहीं छोड़ते। याद तो होगा आपको, चंद रोज़ पहले दुश्मन ने एक मंसूबा बनाया, दुश्मन ने पैसा लगाया, दुश्मन ने सोचा घुसकर मारेंगे, घुसने ही नहीं दिया, गेट पर ही उनका सफाया कर दिया। 4 दहशतगर्द आए थे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करने, लेकिन हमारे जवान तैयार थे, हमारे पुलिस एहलकार तैयार थे, उनको मालूम था हमला हो सकता है, इसीलिए तो तैयार थे। और सिर्फ 8 मिनट की ये कहानी थी, लेकिन इस कहानी का एक और मामला भी है। वो मामला ये है कि हमारे वो एहलकार जो गाजी हैं, उनकी कमिटमेंट क्या थी, उनका स्पिरिट क्या था, उनसे मुताल्लिक आज बात करेंगे। और आज पहली बार किसी न्यूज़ चैनल पर उनका इंटरव्यू होगा। तो चलते हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। रफ़ीक सुमरो और खलील जतोई, इनसे तो बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमारे शोहदा जिनका लहू है पाकिस्तान की ज़मीन पर, जिनका लहू है हमारी बुनियादों में, उनके लहू से भी हम कायम रहते हैं। तो उनकी फैमिलीज़ का जज्बा क्या है, क्योंकि खुदा ने चुना उनकी फैमिली से एक शख्स को कि उससे उस रुतबे पर फाइज़ किया जिस पर फाइज होने की ख्वाहिश हर मुसलमान की होती है। तो उनकी फैमिली से भी आपकी मुलाकात करेंगे, मेरे साथ रहिए। मुलाकात कराते हैं आपके अपने गाजियों से। RRF के कमांडो रफ़ीक सुमरो, ज़ाहिर है ये दिन उनका था, ये दिन पुलिस का था, ये दिन हमारे जवानों का था। दहशतगर्दों ने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी जल्दी उनका मलिया मेट हो जाएगा। रफ़ीक, सबसे पहले तो कौम आपको सलाम पेश करती है, समा का सलाम, नयादिन का सलाम, मेरा खुसूसी सलाम आपको। माशाल्लाह ज़बरदस्त, मतलब 8 मिनट में आप और आपकी टीम छा गए। इससे पहले कि मैं सवाल करूं, मैं सवाल नहीं करता, मैं पूरी कहानी सुनता हूं आपसे। वो सब गैर मामूली तो थी, तो ज़ाहिर है आप लोगों की तैयारी अपनी जगह पर सब गैर मामूली थी, लेकिन पूरा का पूरा किस्सा आपकी ज़बानी सुनना चाहते हैं हम। वालेकुम सलाम, थैंक यू, शुक्रिया आपका। लेकिन ये अचानक कैसे ही हमला हुआ, हम अपने पॉइंट पे बैठे हुए थे, तो जैसे 10:02 से जैसे कार आई, 2 टेररिस्ट नीचे उतरे और फायरिंग उन्होंने शुरू कर दी।
जैसे उन्होंने फायरिंग शुरू करी तो हमारे सब इंस्पेक्टर साहब उसको शहीद किया, 2 सिक्योरिटी गार्ड थे उनको भी शहीद किया। तो मैंने अपनी पोजीशन ले ली उसी टाइम। फायरिंग जैसे शुरू हुई हमने अपनी पोजीशन ले ली। तो जैसे पोजीशन लेने से एक दहशतगर्द अंदर आया। जैसे ही अंदर आए तो उन्होंने फायरिंग की। हमारा एक जवान जो जख्मी भी हो गया था, उसको पाँव में गोली लगी थी। तो मैंने अपने दोस्त दूसरे को बोला भाई इसको लेके जा, ये फायरिंग जख्मी हो गया, अब नहीं चलेगा। तो मैंने बोला मैं कवर करता हूँ, इनको रोकता हूँ तब तक, तो उनको लेके जा, सेफ जगह लेके जा। तो मैंने फायरिंग कर रही तो वो खामोश हो गए, छुप गए भाई। उन्होंने ये महसूस किया भाई फायरिंग हो रही है। तो दूसरे जवान जो थे मेरे जख्मी थे उनको भाई लेके गया सेफ जगह की तरफ। उसके बाद मैंने अपनी फायरिंग बंद कर ली। मैंने थोड़ा अब नज़र नहीं आ रहे अपने ऐसी फायर बिला वजह फायर करना कोई काम नहीं है, इसलिए तो जैसे ही पहला दहशतगर्द उस बैरियर के नीचे से निकला मैंने उसको शूट किया तो पहले ही गोली उसको सर पे लगी, वो पहले ही गिर गया। उसके बाद उन्होंने फिर ऐसे उसे भागे भाई ये कोई है जो हमें हिट कर रहा है। तो उन्होंने ऐसे इस तरफ उन्होंने शायद सोचा भाई स्नाइपर वगैरह वाला होगा या कोई छत पे होगा, इस वजह से हमें जो हिट करा। उन्होंने दोबारा फायरिंग की तो मैंने भी अपनी फायरिंग जो है बंद कर ली। तो 10, 15, 20, 30 सेकंड जो है उन्होंने जो बाहर अपनी आप डिस्कस की भाई क्या अब करना है। तो जैसे ही 15-20 सेकंड रख के एक दहशतगर्द आया, वो बिल्कुल सामने ही फायरिंग करता जा रहा था, सीधी फायरिंग कर जा रहा था। और उसके बाद 10 सेकंड रख के उसके बाद दूसरा टेररिस्ट निकला, वो भी उसके पीछे जो है ना दहशतगर्द था, वही उसके पीछे जो है फायरिंग करता जा रहा था। वो एक ग्रेनेड फेंक रहा था तो दूसरा फायरिंग कर रहा था, ठीक है। और तो कोई वहाँ पे था ही नहीं, तो वो ग्रेनेड फेंक कर वो हमसे आगे निकल गए थे। फिर मैं सेफ जगह ही था। ओके। हाँ, उसके बाद चौथा जब दहशतगर्द निकला उस बैरियर के नीचे, उसने मेरे को देख लिया था। मैं अपनी पोजीशन पे, उसने बोला ये तो अभी जिंदा है। तो जैसे उसने मेरे पे एम करने की कोशिश की, मैंने उसको पहले ही जो है हाथ पे मारी गोली, उसकी वेपन जो छूट गई थी हाथ से। जैसे वेपन छूटी तो उसने दोबारा जो है अपना गन्ने निकाला। वो गन्ने निकालने से पहले ही जो है मेरी तरफ ही आ रहा था। मैं उसको गोलियां भी मार रहा हूँ लेकिन वो मेरी तरफ आ रहा था। उसके बाद जो उसने गन्ने निकाला, गन्ने निकालने के बाद जो उसने पिन निकालने वाला था, तब उसको मैंने सर पे हिट वो ग्रेनेड की पिन निकालने वाला था, हाँ, हिट कर दिया। 1 सेकंड का भी डिले होता था, वो नुकसान हो सकता था। ये बड़ा टाइमली डिसीजन आपने लिया। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपके जहन में, आपके वहमो गुमान में भी था कि ये जो दहशतगर्द आए हैं बड़ी तैयारी से आए होंगे, इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स भी साथ लाए होंगे? बिल्कुल, अब लाजमी है। अगर वो अपने हिसाब से आए थे तो उनको पता है हमने इतनी बड़ी बिल्डिंग में जो अटैक करना, तो अपनी वो पूरी तैयारी में से आए थे। रफीक भाई, आपके वहमो गुमान में भी था ये जो दहशतगर्द आए हैं बड़ी तैयारी से आए होंगे, ये हैंड ग्रेनेड, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और बहुत तैयारी से आए होंगे, ये वहमो गुमान में था? लाजमी है। अगर दहशतगर्द आता है तो बड़ी बिल्डिंग को हिट करने जब आता है तो लाजमी वो अपनी फुल तैयारी में आता है। उनको पता है हमने हिट करना है, हमने यहाँ पे जो है ना कब्जा करना है, जो भी करना है इधर ही करना है। तो अपनी तैयारी से बिल्कुल आए थे। उनके पास वेपन वगैरह, ग्रेनेड वगैरह बहुत कुछ सामान था, तो हमने वो ये नाकारा बना लिया। तो इस वजह से जैसे जो था उसने मेरे को मार दिया था, मैंने उसको मार दिया था दहशतगर्द को। बाद में वो अपनी पोजीशन चेंज की तो पहले मैंने उसकी मैगज़ीन निकाली, क्योंकि दोबारा उठ के मेरे को ना हिट करे, ठीक, इसलिए मैंने उसकी मैगज़ीन निकाली, अपने हैंड ओवर कर ली। वो 2 दहशतगर्द जा रहे थे तो एक दहशतगर्द बहुत आगे ही चला गया था, तो इस साइड पे था, मेरी रेंज से दूर था, मैं उसको नहीं देख पा रहा था। एक दहशतगर्द इस साइड पे था, इस रोड पे वो जा रहा, तो आगे एक पॉइंट है तो उस पॉइंट के पीछे जो है वो बैठे बैठे फायरिंग कर रहा, खड़े। कोई हमारे आगे वाले जवान हैं उनको भी नज़र नहीं आ रहा ये फायरिंग किधर से आ रही। तो मैंने उसको पीछे से 3-4 फायर मारे तो आगे जैसे आगे निकला तो हमारे जवानों ने देख लिया भाई एक और भी है दहशतगर्द। तो जैसे वो आगे निकला गया तो आगे भाइयों ने, हमारे टाइट जो सिक्योरिटी वाले भाई थे, हमें दोस्त थे, वो भी चुस्त हो गए थे, उन्होंने भी हिट किया, काफ़ी 1-2 को उन्होंने गिरा लिया था। तो 2 ही दहशतगर्द वहीं गिर गए थे, पहले ही मैंने मार दिए थे। क्या बात है। बाकी 2 दहशतगर्द आपके दोस्त इस कहानी पर जाने से पहले ज़ाहिर है क्योंकि आप साथ मौजूद हैं, आप ये जो वाक़या हुआ, ज़ाहिर आपने दहशतगर्दों को मार गिराया है, इससे पहले कभी इनकाउंटर हुआ चोर डाकू या किसी और से, जब आपने किसी को मार गिराया हो? ये पहला इंसिडेंट था आपकी ज़िंदगी में, आपकी इस ड्यूटी में? जी हाँ, पहले ये हमारी ड्यूटी और ज़िंदगी में पहले हम ट्रेनिंग पे थे। आर्मी में ट्रेनिंग की हमने, फिर हम रज़ाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पे की। उस्तादों ने हमें बहुत समझाया भाई आपको जब अटैक हो, क्या कुछ भी हो,
लेकिन आपको जो है ना अपनी हिम्मत दिखानी है, आपको लड़ना है, कैसे लड़ना है, क्योंकि आप फोर्स के जवान हैं। तो रज़ाकाबाद में हमने माशाल्लाह ज़बरदस्त ट्रेनिंग की, 1 साल हमसे हमारी ट्रेनिंग चल रही है। तो अभी हम वहाँ ट्रेनिंग पे थे, लेकिन वायरस की वजह से जो है हमें अपने यूनिट में भेज दिया गया था। लेकिन इस ट्रेनिंग का कितना फ़ायदा हुआ कि आप देखिए कि पहला वाक़या था, ये पहला वाक़या था, लेकिन उस पहले ही वाक़े में तारीख़ रकम कर दी। आखिरी बात, ज़ाहिर है आप गाज़ी हैं और उस वाक़े के बाद फैमिली फ्रेंड्स इनका रिस्पांस आना और स्पेशली सोशल मीडिया पर वो जो एक तारीफ़ सुन के बड़ी खुशी होती है, थोड़ा सा वो भी शेयर करें। हाल आदमी है, अगर बंदा जो है कुछ करता है तो उसकी फैमिली वगैरह वो बहुत खुश होती है। वो माँ बाप होते हैं, उन बोलते हैं मेरे बेटे ने जो अपने मुल्क के लिए अपनी जान हथेली पे रख के लड़ा है। क्या बात, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया रफ़ीक, साथ मौजूद थे आप। और ज़ाहिर है पहले 2 दहशतगर्दों को मार गिराया रफ़ीक सुनो ने, खलील जतोई। अब आपकी हम उनसे मुलाकात करा दें। 2 दहशतगर्द मारे जा चुके थे, लेकिन कहानी अभी बाकी है और बाकी कहानी खलील की ज़बानी है। खलील, कौम का फ़ख्र है आप, तीसरा दहशतगर्द आपने मार गिराया। थोड़ा सा मुझे उस वक्त में लेकर जाएं, उस सिचुएशन में लेकर जाएं नाजरीन को। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं मशकूर हूँ उन माँ बहनों का, अपने वालिदैन का, अपने दोस्तों का, अपने उस्ताज़ा का और अपने सीनियर अफसरान का, जिनकी मेहनत और जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने हमें एक बड़े हादसे से महफूज किया। जी, तो मामूल के मुताबिक हमारी ड्यूटी थी वहाँ पे, सुबह 8 बजे हम वहाँ ड्यूटी पे पहुँच चुके थे। मेरी ड्यूटी थी रिसेप्शन चौकी के ऊपर मस्जिद के टॉप पे। तो हम अपने पोजीशन पे बैठे हुए थे, अलर्ट थे अपनी ड्यूटी के हिसाब से। अचानक एक बर्स्ट टाइप के फायर चले और ग्रेनेड्स की आवाज़ आई। टारगेट करते करते वो जब रिसेप्शन चौकी तक पहुँचे तो एक जो दहशतगर्द था वो रिसेप्शन चौकी के अंदर इन हुआ। वहाँ से जो सिक्योरिटी का स्टाफ था वो अपनी जान बचा के, उनके पास इतना कोई ख़ास असला नहीं था, वो अपनी जान को महफूज करने के लिए कुछ पीछे चले गए आड़ लेने के लिए। तो वहाँ पे हमारा पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद सलीम है, तो वो मस्जिद के नीचे बिल्कुल जो नीचे एक पॉइंट है वहाँ पे मौजूद थे। हालांकि वो ड्राइवर थे, उसने किसी और जवान से असला लिया। ओके, जी हाँ, उनसे असला लिया। तो उन दहशतगर्द पर मोहम्मद सलीम की नज़र पड़ी, तो मोहम्मद सलीम ने उनको टारगेट किया। अच्छा। हालांकि वो हैंड ग्रेनेड का पिन निकाल चुके थे, तो मोहम्मद सलीम ने उनके सीने पर गोलियां चला दी। तो उनमें ये वसीयत नहीं बची कि वो ग्रेनेड को आगे फेंक सकें। तो वहाँ पे उनका ब्लास्ट हो गया। उनकी गोलियों लगने से भी वो काफ़ी इंजर हो चुके थे, लेकिन फिर ब्लास्ट हुआ तो वो वहाँ पे जहन्नम हासिल हुए। तो उनके बिल्कुल बैकअप में था दूसरा दहशतगर्द जो एकदम से पीछे चला जाता है। चौथा? जी हाँ, चौथा बिल्कुल पीछे चला जाता है। उसकी नज़र मोहम्मद सलीम पर पड़ती है, तो वहाँ से वो बर्स्ट चला लेता है मोहम्मद सलीम के ऊपर। तो मोहम्मद सलीम वो चौकी छोड़कर किसी सेफ जगह पे जाने की कोशिश करते हैं, पीछे निकल जाते हैं। तो मैं ऊपर से उसी दहशतगर्द को टारगेट करता हूँ। मैंने उसके सीने पे 2 से 3 गोलियाँ चलाई, लेकिन क्या वजह पे या चौथे पे, लेकिन ये वजह मालूम ना हो सकी कि क्यों उसको नहीं लग रही थी गोलियाँ उसको, लेकिन हिल रहा था, लेकिन उसे उन्हें असर नहीं हो रहा था। शायद उनको कोई जैकेट वगैरह पहनी हुई थी। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने ऊपर देखने की कोशिश की, तो ये टारगेट मेरे ऊपर कहाँ से हो रहा है। जी हाँ, तो मैं पीछे बैठ गया, क्योंकि वो देख रहे थे। अगर देखते तो वो बर्स्ट चला लेते। तो मैं तकरीबन 8 से 10 सेकंड तक बैठ गया नीचे जब बैठ गया तो मैंने दिल में ये सोचा, अगर मैं अभी उठूँगा तो वो देख रहा होगा। मैं इसको टाइम देता हूँ तकरीबन 8 से 10 सेकंड। ये किसी और पे फायर करेगा या किसी और पे अटैक करेगा तो इसका जहन उस तरफ चला जाएगा, तो मैं उठ के फिर उसको टारगेट करूँगा। तो उसने सामने कोई सिक्योरिटी गार्ड थे, पता नहीं क्या, उनके ऊपर फायरिंग की। तो मैं एकदम से उठा तो उसका उनके ऊपर टारगेट हो रहा था, उनका जहन उनकी तरफ था। तो मैंने उनके सर का टारगेट लिया। मैंने एक ही राउंड मारा और उसके सर में लगी और वो जहन्नुम हासिल हुआ। क्या बात, क्या बात। अब मुझे ये बताएं कि उस दिन के बाद, इस वाक़े के बाद, ज़ाहिर है बहुत अप्रिसिएशन, माशाल्लाह बहुत अप्रिसिएशन आप लोगों को मिली है, पुलिस को मिली है और आप लोगों की वजह से मिली है। उस हवाले से मुझे बताएं कितना अच्छा फ़ील होता है, कितना प्राउड फील होता है? बस एकदम तो ये कभी ये फील होता है कि क्या ये काम हम ही ने ही किया है। तो काफ़ी दोस्त फ़ोन करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है चंद मिनटों की कहानी, चंद मिनटों में हमने तकरीबन 8 मिनट तक तो हमने उनको मार दिया था। वो जहन्नुम हासिल हो चुके थे, लेकिन अपने एहतियात के तौर पे हम जो है नीचे नहीं उतर रहे थे अपने पॉइंट से। हो सकता है उनका कोई और ग्रुप हो
या और कोई अटैक वो कर दें। इस वजह से हमने अपनी पॉइंट को खाली नहीं छोड़ा, अगर वो दोबारा आते तो शायद और नुकसान हो जाता है, इस वजह से हम अलर्ट बैठे हुए थे। और अब इस वाक़े के बाद ड्यूटी वहीं पर है? नहीं, काफ़ी दिन हुए हैं, हमें रेस्ट में रखा गया है फ़िलहाल, और क्योंकि पार्टीज़ वगैरह होती हैं अफसरान की तरफ से, उनके पास मीटिंग्स होती हैं और वो अप्रिशिएट करते हैं हमें। और सिर्फ अफसरान की तरफ से या ख़ानदान में भी ऐसा ही हो रहा है? ख़ानदान में फ़िलहाल हम छुट्टी पे घर नहीं गए हैं, जब जाएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी यही समा होगा। ख्वाहिश थी पुलिस में आने की? जी हाँ, बिल्कुल, बचपन से ख्वाहिश थी। कभी सोचा था ऐसा मौका आएगा, दहशतगर्द सामने होगा, उसे फड़काएंगे? सोचा नहीं था, ये फील होता था। ज़ाहिर है अगर फोर्स डिपार्टमेंट सिपाही भर्ती होता है तो ज़ाहिर है या तो गाजी बनता है या शहीद बनता है। उस दिन कुछ गैर मामूली हुआ था इस वाक़े से पहले? कुछ दिल में था, कुछ हो सकता है? नहीं, बिल्कुल मामूल के मुताबिक था। हाँ, बैठे थे। के बाद जब इतना एक आपने ज़ाहिर है कुछ चंद मिनटों की जो कहानी थी, उसके बाद कभी ऐसा होता है रात को सो रहे हो, अच्छा ख्याल आ रहा हो कि वो 8 मिनट रिवाइंड हो रहे हो, ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल इजी फील करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, अफसरान के जो है बिल्कुल तवज्जो है हमारे ऊपर सिक्योरिटी के लिहाज से, और बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इजी फील करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आवाम को कुछ कहना चाहेंगे? बस आवाम को ये कहते हैं कि ऐसे जब हादसा होते हैं तो आप ख्याल किया करें, एक साइड हुआ करें। उसी दिन भी तकरीबन आवाम जो थी तो काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन हमें मसला हो रहा था कि पहचानने में कि कौन दहशतगर्द है और कौन सिविलियन है, क्योंकि उनकी जो ड्रेसिंग थी ना, एक ऑफिस बॉय जब ऑफिस में सुबह तैयार होकर जाता है तो उनकी ड्रेसिंग बिल्कुल उसी तरह थी। तो जी हाँ, बिल्कुल आवाम को मेरी तरफ से ये गुजारिश है कि आप ऐसे वाक़यात हों तो अपनी सेफ्टी भी करें, दूसरे भाइयों की सेफ्टी भी करें, आप थोड़ा दूर रहा करें। और दुश्मन को क्या पैगाम है खलील जतोई का? दुश्मन को ये पैगाम है कि ज़रा सोच समझ कर तैयारी के साथ आया करें, ऐसे नहीं कि 8 मिनट में आप वक्त दिया करें और खेलने का वक्त दिया करें, ये नहीं कि बस जल्दी में हार मान लेते हैं आप। क्या बात है, बहुत शुक्रिया खलील, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। और अब सलीम, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, क्योंकि बहुत सा तस्करा खलील ने किया, सलीम का मुलाकात बाकी है अभी। मोहम्मद सलीम बरोही, मैंने तो पूरी कहानी सुनी और मैं बहुत इंस्पायर हुआ। जब आप सुनेंगे तो आप भी इंस्पायर हो जाएंगे, क्योंकि ड्यूटी कुछ और हो और काम कुछ और कर दिया जाए तो क्या ही बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? दुआ इलाके में। यूँ तो ज़ाहिर आपने बहुत से कोशिश किए, जिससे हम अभी गुफ्तगू भी कर रहे थे इससे पहले, लेकिन उस दिन आप एज ड्राइवर थे वहाँ पर। जी सर। लेकिन एज ड्राइवर आपने वो कर दिखाया जो कि हम सोच नहीं सकते थे, यानी आपने तीसरा दहशतगर्द मार गिराया। वेपन कैसे आपने लिया, कैसे आपने उसे मार गिराया, थोड़ा सा मुझे बताएं। सर, हम उस दिन ट्रक पे बैठे हुए थे तो अचानक धमाके हो गए, तो मैं फौरी तौर पे मैं बैठा हुआ था और मेरे साथ कंपनी का मुंशी बैठा था। हम फ़ौरन भाग के चले गए ना रिएप्शन चौकी पे। तो वहाँ मेरा जवान था ज़मीर हुसैन, वो उसको हिट कर रहा था, मगर उसका टारगेट शायद दाएं बाएं लग रहा था, क्योंकि मेरा बिल्कुल टारगेट सही था, क्योंकि मैंने इलीट भी किया था, इग्लिट भी किया था और लोअर भी कभी करके आया था। तो कोरोना की वजह से हमारे को वहाँ वापस भेज दे कि अपनी यूनिट में चले जाओ। तो मेरे टारगेट माशाल्लाह बेहतरीन थे। मैंने ज़मीर से वेपन लिया, मैं टारगेट खुद ही कर लूँगा, आप पीछे हट जाओ। तो मैंने वहाँ वेपन लिया, मैंने मोर्चा पकड़ लिया, रिएप्शन चौकी मैंने पकड़ लिया। तो वो 2 बंदे आ रहे थे, एक रोड के इस साइड पे आ रहे थे, एक इस साइड पे आ रहा था। तो मैं इसके ऊपर 1-2 फायर मारा ना, तो रेंज से भी दूर थे, तो और नज़दीक आए, तो मैंने 1-2 गोली और भी मारे, तो शायद बच गए। तो वो चौकी के अंदर घुस गया, तो वो मेरे पे फायर कर रहे थे, मैं भी उसको फायर कर रहा था। पीछे से रफ़ीक भी इसको फायर कर रहा था, क्योंकि वो पीछे के मुड़ पे देख रहा फायर कर रहा था, आगे की तरफ भी फायर कर रहा था। तकरीबन काफ़ी 3 से या 2 मिनट हमने वहाँ उसको रोका हुआ था दूसरे नंबर बैरल पे। तो उसके बाद उसकी नज़र मेरे पे पड़ी, तो उसका पूरा बर्श चलाया मेरे चौकी पे। तो मैंने वहाँ से हटा, मैंने हो सकता है क्रैकर उसके साथ हो, बम हो, 10 बम मेरे ऊपर फेंक दे, तो इस वजह से मैं वहाँ पीछे हटा, किरालिंगा के थोड़ा पीछे हटा। वहाँ टारगेट में मेरा टारगेट में, क्योंकि मेरा अपना सेफ्टी नहीं था कि मैं अपना सेफ जगह पकड़ूँ तो मैं इसके साथ लड़ सकता हूँ। तो उसके बाद मैं पीछे हट गया। तो मस्जिद के नीचे चौकी बनी हुई थी, वहाँ एक चौकीदार का ड्यूटी थी, तो वहाँ मैंने, चौकीदार तो नहीं था उस टाइम, तो मैं वहाँ मोर्चा पकड़ा तो बैठ गया ना। तो वो आ गए, एक दूसरा बंदा उस साइड पे आ रहा था, एक बंदा इस साइड पे आ रहा था, तो एक दूसरे को डबल फायर दे रहे थे। वो चौकी में अंदर घुस गया, एक बंदा घुस गया, तो दूसरा बंदा उससे थोड़ा दूर, काफ़ी दूर था, क्योंकि मेरा टारगेट भी ये था चौकी वाला। तो वो क्रैकर निकाल के अंदर की तरफ फेंक रहा था, मेरे को शायद मेरे से नज़दीक था, इतना दूर भी नहीं था। तो जैसे वो क्रैकर निकाला तो मैंने सेफ्टी पहले 1-1 पे रखा हुआ था, फिर वहाँ फिर ब्रस्ट पे रखा, जैसे नज़र घुमाया मैंने ब्रस्ट चलाया, एक गोली इधर लग गई उसको। अच्छा। हाँ, एक गोली इसको लग गई, तो उसके साथ और भी बारूद थे, बारूद में जैसे लग गए तो वो फिलास हो गया। फिर वहाँ से मैं हटा मस्जिद की, जैसे सीढ़ियों के ऊपर गया, मैंने यहाँ से मैं शिस्त पकड़ दूँ इसको मार दूँ, पर वहाँ पे मेरा शिस्त सही नहीं था।
तो मैं लिफ्ट खुला हुआ था, लिफ्ट के ज़रिए मैं चला गया अपने जॉन के पास, खलील रहमान के पास। खलील रहमान के पास गया था, खलील रहमान ने बोला कि सलीम मैंने वो बंदा जो इन हो रहा था मैंने उसको टारगेट कर लिया, वो गिर गया। तो मैंने भी उसको बोला भाई 5 से 6 मिनट आप रुक लो, हो सकता है कि उसकी और भी जॉन और भी बंदे हैं उसके साथ दहशतगर्द। अभी हमारे को कंफर्म पता नहीं था कि 4 बंदे थे, 5 बंदे थे, 6 बंदे थे। तो हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट हम वहाँ रुके तो कुछ भी नहीं था। तो फिर हमने इस बिल्डिंग को पूरा सर्च किया, हो सकता है कि हमारे बिल्डिंग पे आ जाए ऊपर। आस्ता करके हम नीचे बिल्डिंग सर्च किया, सर्च करके नीचे आ गए तो ऊपर से डी वाले भी हमारा बाला अफसर भी आ गए। तो फिर वो सारे अटैक वो कर दिया। उसके बाद मैं और खलील रहमान दोनों गेट की तरफ भाग रहे थे, क्योंकि मैंने बोला यार वो वहाँ से 2 बंदे अगर अंदर इन हो गए तो हमारे 3 जवान थे उनको तो शहीद किए होंगे। तो वहाँ गए तो रफ़ीक तो माशाल्लाह अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी, परवरदिगार ने उसको ज़िंदगी दी। तो उससे पूछा भाई हमारा और 2 जवान बोलो ज़ख्मी हो गए, हॉस्पिटल ले गए। तो उसके बाद तो बड़ा अफसर आ गए, हर चीज़ कर दी हो गई। मुसलिम ये बताएँ कि ज़ाहिर है पुलिस वहाँ पर तैनात, RRF वहाँ पर तैनात, कमांडोज़ वहाँ पर तैनात। अगर पुलिस वहाँ पर तैनात ना होती, सिर्फ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वो 10 बजे का ही वक्त होता, ज़ाहिर है लोग उस वक्त आना शुरू होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, नुकसान बहुत बड़ा हो जाता। बिल्कुल बड़ा हो जाता सर, क्योंकि उसके पास ऐसे गन थे, क्रैकर थे, बम थे, क्योंकि वो अगर अंदर घुस जाते हमारा पाकिस्तान, सारा हमारा पाकिस्तान जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो चल रहा है, अगर उस पर अटैक करते तो हमारा पाकिस्तान का क्या बढ़ता, तकरीबन हमारा 10 से 5 साल फिर पीछे हमारा पाकिस्तान चला जाता। तो हमने बोला कि वहाँ कलमा पढ़ लिया हमने कि भाई अभी शहीद होना है तो अंदर छोड़ना नहीं हमारे को। हमने मोर्चा पकड़ के बैठ गए थे, क्योंकि हमने बोला भाई अभी कलमा इससे शहादत और मिलेगी भी नहीं हमारे को। क्या ये जज्बा है, ये जज्बा है, इस वर्दी का जज्बा है। ये लगता है इस वाक़े के बाद कि जो वर्दी पहनी थी उसका हक अदा किया है। हक अदा की बेशुक्र सर, क्योंकि मेरा वालदा भी बोल रहा था, मेरा वालिद भी बोल रहा था कि बेटा हमें आप पे फ़ख्र है, इससे बड़ी क्या और अब्बू का ये भी फिक्र है कि आप अफसर हो जाओ, मैं आपको देख लूँ। अल्लाह ख्वाहिश पूरा कर दिया। इससे इज़्ज़त हमारे को मिले, इस इज़्ज़त से बढ़कर और क्या है हमारे को, बहुत हमारे को पूरी दुनिया में हमारे को इज़्ज़त मिल गया सर। इस गर्म मौसम में ये वर्दी, काले रंग की वर्दी, ये ड्यूटी वैसे तो सख्त, लेकिन इस वर्दी की वजह से और सख्त, ऐसा है? नहीं सर, हमारे को ये वर्दी कोई महसूस नहीं होता है सर। क्या हमने वर्दी पहन के तकरीबन 12 साल हो गया, हमारा सर्विस की 11-12 साल हो गया, ये वर्दी पहन के हम आदी हो गए सर। सही, इसी में ढल गए हैं अब, इसी हवाले से ट्यून हो गए हैं। कोई पैगाम देना चाहेंगे दुश्मन को? दुश्मन जितने भी चाहे हमारे पाकिस्तान पे अटैक करें, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, एक को हम घुस के मारेंगे और उन्हें घुसने नहीं देंगे, उनको घुसने नहीं देंगे। जितने भी भेजे हम नहीं छोड़ेंगे उनको, जब तक हमारे में जान है हम नहीं छोड़ेंगे। ज़बरदस्त सलीम, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, आपकी कहानी जान के, क्योंकि ये कहानी मैं नहीं जानता था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उस दिन एज ड्राइवर वहाँ पर थे, लेकिन आप देखिए काम क्या किया, क्योंकि ट्रेन थे, क्योंकि वाकई ट्रेन। तो ये है हमारी ट्रेनिंग जो फिर नज़र आती है। ये तो हमने गाजियों की बात की, और इसके साथ साथ हमारे शोहदा, क्योंकि पाकिस्तान की जो बुनियादें हैं वो और मजबूत कैसे हो रही हैं, क्योंकि इसमें शहीदों का लहू मुसलसल जा रहा है। तो उन शहीदों की फैमिलीज़, उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शाहिद शहीद हुए। कर्ज है उनका हम पर, बहुत भारी कर्ज है हम पर। क्या आप जानते हैं, आप, मैं और हम सब मिलकर एक गलती करते हैं, बड़ी बुनियादी सी गलती करते हैं। हम पुलिस के महकमे पर तनकीद जब करते हैं, हम भूल जाते हैं उन शहीदों को, हम भूल जाते हैं उनकी फैमिलीज़ को, हम भूल जाते हैं उन कुर्बानियों को। तो ये नहीं भूलना, ये बिल्कुल नहीं भूलना। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शाहिद के 2 बेटे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तनवीर और मंसूर। उनसे हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम पहले तो आप दोनों को। तनवीर, मैं आपसे आगाज़ करूँगा गुफ्तगू का। ज़ाहिर आपके वालिद का बड़ा कर्ज़ है, पाकिस्तानी कौम पर बड़ा कर्ज़ है कि वो शहीद हुए। मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ, जब हम तनकीद सुनते हैं, ज़ाहिर आप एक पुलिस वाले के बेटे, और एक अमूमी रवैया है अवाम का पुलिस पर तनकीद करना, दुख होता है उस वक्त? देखें, जब तक ये इंसिडेंट हमारे साथ पेश नहीं आया था, हालांकि मेरे वालिद थे, लेकिन ये क्रिटिसाइज़ करना ये हमारी ख़ुद की भी आदत ही थी, लेकिन अब हम पे गुजरा है ना, तो अब फील होता है। जैसे आपने कहा ना कि हर कोई
पुलिस का नाम सुन के जो है ना वो सबसे पहले तनकीद करना शुरू कर देगा। तो जब तक हम पे ये वक्त गुजरा नहीं था हम भी यही करते थे, हालांकि अब्बू थे लेकिन फिर भी करते। और आप जब तनकीद करते थे अब्बू क्या कहते थे? अब्बू यही कहते थे कि सब सेम नहीं है, सब बराबर नहीं है, लेकिन ये कि बस अब एक आदत बन गई है, ये हमारी समझे कि नर्व्स का हिस्सा है, हम करते हैं। लेकिन अभी जब गुजरी है तो ये कैसा इंसिडेंट हुआ है, कैसी तारीख रकम हुई है, कैसी तारीख रकम हुई है कि मुझे यकीन है कि आवाम सोचेगी ज़रूर कि अब जब पुलिस की बात करनी है, जब अपने मुहाफ़िज़ों की बात करनी है तो बड़े इज़्ज़त से, बड़े एहतराम से, बड़े अदब से करनी है। थोड़ा सा मुझे अपने अब्बू से मुतालिक बताएंगे। होता है ना कि जब आपका बड़ा प्यारा आपके पास ना हो, वैसे तो शहीद है आपको फ़ील होगा कि आपके पास है, हर वक्त पास है आपके, और उनकी बातें याद आना, अगर आप शेयर करें। जैसे कि घर में वालिद का होना ही बहुत बड़ी बात होती है। अब जैसे कि हम घर पे हैं ना, तो यकीन कीजिए ऐसा लगता है जैसे कोई डांटने वाला नहीं है ना, जैसे कोई समझाने वाला नहीं है, तो बहुत एक अकेलापन फ़ील होता है। और दूसरी बात ये कि अब्बू जो थे वो बिल्कुल एक दोस्त की तरह, जैसे आते हैं ना कि कभी हम क्रिकेट खेल के वापस आ रहे हैं तो क्या हुआ भाई आज कुछ किया, जैसे हम तीनों भाई जो है एक ही टीम में खेलते हैं तो पूछते थे कि ये हुआ वो हुआ, जैसे ऐसे लगता है वालिद नहीं एक दोस्त भी साथ छोड़ के चले गए। साथ है, बस साथ है। बिल्कुल साथ है, लेकिन वो फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकता ना कि जब घर का दरवाज़ा खोलने के बाद जब फील होता है ना कि अब्बू पे कई दफ़ा सामने ही बैठे होते थे, तो जाते साथ ही जो है ना उनका हमें यूँ हक कर लेना, हमसे यूँ बात शेयर कर लेना कि भाई बाहर से आए हो, इंटरव्यू देकर आए हो, क्या करके आए हो, मैच खेल कर आए हो, उसके हवाले से हर चीज़ उन्हें बता देते थे। लेकिन अब जैसे ना कि बस एक कमी तो है, दरवाज़ा खोलने के बाद अम्मी तो है लेकिन अब्बू नहीं। वीर, अब्बू की ख्वाहिश थी तीनों बेटों में से कोई बेटा पुलिस ज्वाइन करे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब्बू की तो बहुत ख्वाहिश थी कि अब्बू चाहते थे कि ये पुलिस में हो जाए, लेकिन ज़्यादातर अब्बू की जो ख्वाहिश थी वो छोटे भाई की थी, लेकिन फिर उसके एक्सीडेंट की वजह से फिर ऐसा हो गया। लेकिन ये था कि फिर जब कोशिश में लगे हुए थे, मैंने 2 मरतबा रनिंग की थी पुलिस के लिए, लेकिन मैं उसमें फ़ेल हो गया था। थोड़ा अब्बू ने थोड़ा कहा था कि इंशाल्लाह ताला हिम्मत नहीं हारनी, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह ताला तुम ज़रूर इसमें कामयाब होगे, और उसके लिए मैं कोशिश भी कर रहा था। तो अब ये है कि अब अब्बू की वो बातें सारी याद आती हैं, सारी बातें याद आती हैं। जाहिर है भाप है, घर का ऐसा साया है कि ज़ाहिर है याद आपको भी आ रहा है, और हम ज़ाहिर उनकी बात करें। तनवीर, मुझे बताइएगा कि इस वाक़े के बाद ज़ाहिर है जिस रुतबे पर अल्लाह ताला ने उनको फ़ाइज़ किया, उसके बाद फैमिली, जानने वाले, मोहल्लेदार, रिश्तेदार वो ज़रूर प्राउड तो फील करते होंगे, फिर आपको और प्राउड फील होता होगा। सर यही वो बातें हैं जिन्होंने हमें जो है वो, आप ये समझ लें, आंसू रोकने पर जो है वो मजबूर किया। किसी ने हमसे जो है वो इस तरह मिल के नहीं कहा कि यार अफसोस है, वो यह सब यही कहते थे कि तनवीर जितना फ़ख्र आप अपने अब्बू के मेरे अब्बू शहीद हुए, उतना आप अपने अब्बू पे फ़ख्र करते होगे ना। मेरे दोस्त मुझे ये भी कहते हैं कि तुझे तो फ़ख्र होता होगा, तेरे तो वालिद थे, हमें तेरे दोस्त होने पे उतना फ़ख्र। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी बात है। जो है वो हमें आंसू रोकने पे मजबूर कर देती है, लेकिन ये हिस्सा है यार, आ जाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं भी फ़ख्र महसूस करता हूँ, मैं एक शहीद के बेटे के साथ खड़ा हूँ, मैं उस शहीद के बेटे से बात करूँ, वो शहीद का बेटा मुस्कुरा रहा है, उसका आज़म देखिए, वो बात कर रहा है लेकिन वो मुस्कुरा रहा है। दोबारा कहता हूँ, इनके चेहरे देखिए और सोचिए ज़रूर कि जब तनकीद करें तो ज़रूर सोचें कि हमारे बहुत प्यारे बहुत अपने हमारी खातिर अपनी जान निछावर कर देते हैं, पाकिस्तान की खातिर। हमारे मुहाफ़िज़ स्पेशली ये वर्दी वाले, पुलिस वाले, ये अपनी जान निछावर करते हैं, किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। तो रिस्पेक्ट करें। आज जब आप बाहर निकलें, किसी पुलिस वाले को देखें तो ज़रूर सोचिएगा, वो कड़ी धूप में खड़ा है, आपके लिए खड़ा है, वो ड्यूटी दे रहा है, आपके लिए ड्यूटी दे रहा है, तो उसका रिस्पेक्ट हम सब पर फ़र्ज़ है, ये हम सब पर फ़र्ज़ है। कराची जैसा शहर जहाँ एक आम आदमी को भी पता है कि स्ट्रीट क्राइम्स हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, कोई भी गोली आकर और जान ले सकती है। कोई भी शख्स अगर कराची में अपने घर से निकलता है तो वो ये सोच के निकलता है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरा वास्ता किसी चोर डाकू से पड़ गया तो जो पास में होगा चुपचाप दे देंगे, हमें वापस अपने घर जाना है, अपने बच्चों को देखना है, अपनी जिम्मेदारियों को देखना है। ये वो लोग हैं,
कि जो ये नहीं सोचते कि महीना या 1-1.5 महीना के बाद में वो जो 10, 12, 15 हज़ार रुपये, 18 हज़ार रुपये बमुश्किल मैं कह रही हूँ तनख्वाह के नाम पर पैसे मिलेंगे, वो तो पूरे भी नहीं पड़ेंगे अगले कुछ हफ्तों के लिए, अगले पूरे महीने के लिए। और ये शहादत के जज्बे से सरशार होते हैं। शहादत किस्मत वालों को मिलती है और गाजी मेरी और आपकी दुआओं से बनते हैं, क्योंकि उनका अज़्म और तवाना हो जाता है कि वो अपनी धरती को कैसे पाक रखेंगे। ये लोग हमारा एतमाद हैं, ये हमारा कॉन्फिडेंस है, जो हम में अब नहीं रहे, जो हमारे शुहदा हैं। अब हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उनको याद रखें। अब हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम इस सारे के सारे वाक़े को याद रखें, क्योंकि इन लोगों ने 1 सेकंड को नहीं सोचा। बेटा कह रहा था कि मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो अम्मी तो होती हैं, अब्बू नहीं होते। अब्बू ने अपने बच्चों को जितना प्यार किया उससे कहीं ज़्यादा इस ज़मीन को प्यार किया, इस धरती को प्यार किया। मैं और आप इस अज़्म को मीट नहीं कर सकते। जो हम कर सकते हैं वो ये कि ये चेहरे कभी हमारी निगाहों से ओझल ना हो। हम जो कर सकते हैं वो ये, अभी शुएब मुझे बता रहे थे कि आप इमेजिन नहीं कर सकती किरण, हब्स, गर्मी, धूप की तमाज़त और फिर वो यूनिफॉर्म जो वो बिल्कुल शान के साथ पहने खड़े थे, जिसको वो कह रहे थे कि ये मेरा फ़ख्र है। मैं और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि गोली बहुत बाद में जाके आती है। ये तो धूप से, हवा के थपेड़ों से लड़ रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं कि जिसके ऊपर शायद मेरा आपका ध्यान न जाए, लेकिन आप देखिए उनके चैलेंजेस मुझसे और आपसे कहीं ज़्यादा हैं। आखिर बात जो शुएब ने की, प्लीज़ जहन में रखिएगा, मैं और आप क्या कर सकते हैं? हम इस वाक़े को याद रख सकते हैं। दुश्मन को तो याद रखना पड़ेगा। मैं और आप क्या कर सकते हैं? जब हम इनको ड्यूटी करता देखें तो हम इनके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। जब हमें पसीना आ रहा हो, हमें घर जाके पंखे के नीचे, एसी के नीचे बैठने की जल्दी हो, तो हम याद रखें कि सुबह जब गुजरे थे तो भी यही शख्स यहाँ खड़ा ड्यूटी दे रहा था, और जब हम शाम अपने घर जा रहे तो भी ये शख्स यहाँ पर है, इसका रिलीवर नहीं आया है। खाना खाया होगा, नहीं खाया होगा, 3 टाइम मैं खाती हूँ, 2 टाइम मैं खाती हूँ, इसने 1 टाइम ही शायद मुश्किल से खाया होगा। कितनी मुश्किल इसने गुजारी होगी। कभी कभी आपने ये भी वाक़या छोड़ दीजिए, कोरोना देख लीजिएगा, इन लोगों का काम क्या था, इन लोगों ने किया क्या। बहरहाल ये वाक़या हमारे सामने, ये हमारे हाफिज़े में रहेगा। हमने इसके ऊपर बात कर ली, हमें क्विकली एक ब्रेक लेना होगा और दीगर गुफ्तगू, दीगर मौज़ूआ सब के बाद प्लीज़ हमारे साथ रहिए। कुछ अमेरिकन पॉलिसी की बात कर लेते हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में। एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई गई है ट्रंप साहब की तरफ से, और वो उस पॉलिसी से मुतालिक खबर ये है कि जो भी गैर मुल्की स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं उन पर इसका इतलाक इस तरीके से होगा कि अगर वो किसी ऐसी यूनिवर्सिटी के किसी ऐसे प्रोग्राम में एनरोल हैं कि वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो कहा यह जा रहा है उनको कि आप अपने अपने ममालिक में वापस चले जाएं और वहीं से ऑनलाइन क्लासेस लें। अब इसका एक बड़ा मसला ये है कि फॉर एग्जांपल वहाँ पर ऑनलाइन क्लास का टाइम वहाँ के टाइम के मुताबिक सुबह 10 बजे होगा, तो वो पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक रात में होगा, तो ये स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि तमाम उन ममालिक के स्टूडेंट्स जो कि वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। ये ज़रूर कहा गया है कि अगर कोई ऐसा कोर्स उन्होंने लिया है जिस पर क्लासेस जो हैं वो फिजिकल हो रही हैं तो वहाँ रह सकते हैं, या किसी ऐसे कोर्स में अपने आप को एनरोल करें कि फिर वहाँ रहने का जवाज़ रहे। अब तकरीबन 8000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो कि इस पॉलिसी से मुतासर होंगे, क्योंकि कह दिया गया है कि जो अगला सेमेस्टर है उसमें भी ऑनलाइन क्लासेस होंगी। इवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया है कि तमाम जो कोर्सेज हैं वो ऑनलाइन होंगे। ठीक है, इस वक्त आलमी वबा है और इस दौरान बहुत से ममालिक ने कुछ फ़ैसले लिए हैं, और स्पेशली अगर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑनलाइन इज़ अ वे आउट, बट बहुत सी सिचुएशंस में इससे मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। तो जनाब, अब हम कुछ स्टूडेंट्स से इसी सिलसिले में बात करेंगे। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इस सब सिचुएशन में क्या कर रहे हैं, ख़्वाह वो वहाँ पर हैं या फिर यहाँ आए थे और यहाँ पर फंस गए और वापस जाना अब इस सारी सिचुएशन में मुमकिन नहीं नज़र आ रहा। हमारा साथ देंगे अमेरिकन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहे हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट अब्दुल मुक़्तदिर ख़ान, और इसके अलावा हमारे साथ ही मौजूद होंगे अमरीकी यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम लेकिन इन दिनों पाकिस्तान में मौजूद ज़र ख़ान हमारे साथ हैं। तो मुक़्तदिर, हम पहले आपसे बात करना चाहेंगे इसी सिलसिले में, थोड़ा सा आप हमें समझाएंगे अमरीकी हुकूमत का ये फ़ैसला कितनी तशवीश है आपको, आपके दीगर साथियों को, आपकी उनसे बात हुई हो, कितनी परेशानी है इस सब के बाद में? बेसिकली जब ये स्टार्ट में जब ज़ाहिर है ये रूल और लॉ आया था तो ज़ाहिर है हम लोग इनिशियली ज़ाहिर है जब
उसको पढ़ा और सब कुछ किया, तो ज़ाहिर है एक, और हमारी यूनिवर्सिटी से भी बेसिकली हमारी बात हुई, तो ज़ाहिर है एक इस चीज़ का ये हुआ कि ज़ाहिर है एक ग्लोबल पेंडेमिक है, तो उसमें ज़ाहिर है चाहे आप देख लें कि कहीं भी हो, इट हैज़ अफेक्टेड एवरीथिंग, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन अफेक्टेड। तो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं शायद स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं ज़ाहिर इन दैट पर्सपेक्टिव इसकी जद में आए। बट द थिंग इज दैट इधर यूनिवर्सिटीज अब जो है काफी हद तक उसके थर्ड क्लॉज की तरफ, जिसके ऊपर इतना एम्फेसिस नहीं हो रहा, दैट इज द हाइब्रिड क्लॉज, कि उसके अंदर जो इन्होंने एक पॉलिसी है, इसके अंदर जो एक थर्ड क्लॉज है उसके अंदर ये कहते हैं कि जो हाइब्रिड है उसके अंदर आपके पास एक जो है वो इन पर्सन कोर्स होना बड़ा लाजिम है। तो उसके थ्रू काफी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अब जो है ज़ाहिर एक आपको पता होगा एक जो है हिफाजती का एक थोड़ा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी आया था, उसको हम लोगों ने देखा, तो उसके बाद ज़ाहिर एक थोड़ा सा, और यूनिवर्सिटी से भी हमारी बात हुई तो काफी थोड़ा बेहतर भी है सिचुएशन। यानी अब हम इसको ये समझ सकते हैं कि अगर 8000 स्टूडेंट्स थे तो मेजॉरिटी ऐसे होंगे जिनको वहां रहने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा ही है? देखिए इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि क्या कोर्स है, और स्पेसिफिकली इफ दे आर गोइंग फॉर द हाइब्रिड वे थिंग। और लेट से अभी हमारा जब से फॉल सेमेस्टर कंडक्ट होता है उससे पहले आपके पास 1 से 2 महीने का टाइम है, उसके अंदर ये वे आउट है कि अगर आप जैसे लेट से किसी और इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी से दूसरा कोर्स रजिस्टर करके उसके ऊपर कोई फिजिकल क्लास लेके ज़ाहिर है आप इसको क्लास को वो कर सकते हैं, फिर तो हो जाएगा। लेकिन मुख्तदर बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी भी तो हैं जिन्होंने कहा है कि हमारे तमाम जो कोर्सेज हैं वो ऑनलाइन ही होंगे। फॉर एग्जांपल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यही कहा गया उनकी तरफ से जी। उसके अंदर अब ज़ाहिर है 20% जैसे कहते हैं, बिल्कुल आप कह रहे हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह का बिल्कुल ऐसा स्टांस है, लेकिन ज़ाहिर है अब आई थिंक कि ज़ाहिर है वहाँ पर शायद उनको हार्वर्ड वगैरह को या किसी को ज़ाहिर इसके ऊपर रीथिंक करने का करेगा, क्योंकि ज़ाहिर है पॉलिसी सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नहीं बहुत सारी चीज़ों की रिवैम्प की गई हैं, ज़ाहिर है ग्लोबल सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि अगर 8000 स्टूडेंट्स हैं तो आपको लगता है कि ये मामला उन सब के लिए सहूलत की तरफ हो जाएगा? लेकिन हाँ, मैं ये तो नहीं कहूँगा सहूलत की तरफ होगा, लेकिन जाहिर है अब यहाँ पर जब लेट से जब आप एक एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं तो जाहिर है आप एक ये चीज लेके आते हैं कि जाहिर है आपने हर चीज को फेस करना है, यू आर ऑन योर ओन। जब आप पाकिस्तान में होते हैं यू हैव योर फैमिली सपोर्ट ईच एंड एवरीथिंग, बट यहाँ पर आपको अप्स एंड डाउन्स और ईच एंड एवरीथिंग के लिए आई थिंक कुछ हद तक प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक है, ज़रा आपकी तरफ आऊँगा। ज़ाहिर है आप वहाँ पर तालीम तो हासिल कर रहे थे, आजकल आप पाकिस्तान में, और अभी ज़ाहिर है वापस जाना आपके लिए एक चैलेंज हो गया है। थोड़ा सा मुझे बताएंगे, ज़ाहिर है आप यहाँ पर हैं, वापस जाना चाहते हैं, और जो वहाँ पे आपके और साथी हैं उनसे आपका कांटेक्ट भी होगा। इस फैसले के बाद क्या तशवीश पाई जा रही है? ज़ाहिर है आपका वापस इस वक्त ये भी एक बड़ा चैलेंज है, कितना मुतासिर होगा आपका इस सब में तालीमी सफ़र? जी बात ऐसी है कि मतलब मेरे बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आए मुझे जब कल सुबह मैं उठा, तो क्योंकि लॉ तो पहले ही पास हो गया था आइस की तरफ से, लेकिन जब मैसेज आया तो सब ने कहा कि मतलब कुछ पाकिस्तान में अभी मौजूद हैं, कुछ जो हैं वो ऑलरेडी मतलब उधर ही हैं, और उनको कहा गया था कि आप मतलब जाएंगे। लेकिन ये एक हमारी यूनिवर्सिटी ने मतलब कि एक ईमेल भेजी थी जिसमें कहा था कि कुछ क्लासेस जो हैं वो इन पर्सन होंगी और कुछ बहुत लिमिटेड, और कुछ मोस्टली जो है वो ऑनलाइन। लेकिन अगर लिमिटेड भी होंगे और एक क्लास भी फिजिकल होती है तो फिर तो वहाँ रहने में कोई दिक्कत ही नहीं है। जी, लेकिन जैसे मैं हूँ इस तरह मेरी सारी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन है। अब यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो इन पर्सन क्लासेस भी हैं, लेकिन मैं जो हूँ आपके पास ये ऑप्शन है कि आप यहाँ बैठे बैठे किसी ऐसे क्लास में एनरोल हो जाएं जो कि फिजिकल हो। इस तरह ऐसे इसलिए नहीं हो सकता कि मैं अपनी क्रेडिट लिमिट एक्सीड कर लूंगा। यानी अब आप नहीं जा सकेंगे वापस अगर यही पॉलिसी का इतला किसी तरीके से होता है तो? सॉरी क्या? अगर पॉलिसी का इतला किसी तरीके से होता है, उसको रिव्यू नहीं किया जाता, तो आप वापस नहीं जा सकेंगे? बिकॉज जाहिर है आपके जो क्रेडिट आवर्स थे वो पूरे हो चुके हैं, आपको नया कोर्स ले नहीं सकते, फिजिकल क्लास वाली ऑप्शन अब आपके पास नहीं है, यू कांट गो बैक नाउ। जी आई कैन, बिकॉज देखिए अब हम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, हम इस तरह ये यूएस जो जाते हैं पढ़ाई की मतलब पढ़ाई के लिए ये उम्मीद लेके कि हम जो है पढ़ाई कंप्लीट करके ओपीटी लेके एक दो 3 साल का एक्सपीरियंस लेंगे। जैसे स्टेम मेजर्स हैं उनको 3 साल का चलिए ये तो नेक्स्ट स्टेप है जरा। लेकिन अब दूसरे एंगल पर आ जाते हैं, अगर आप वहां से पढ़ रहे थे, अब आप पाकिस्तान में हैं और यहीं से आप ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन, क्योंकि वहां भी जाके आपने पढ़ना तो ऑनलाइन ही है, आप यहीं से कर लेते हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप पाकिस्तान को सर्व करते हैं, नहीं जाते अमेरिका, क्या मसला है उसमें?
मसला तो कोई नहीं है, लेकिन वही बात है वो जो हमने मतलब 4 साल की पढ़ाई की है उसके अब मेरा जो है वो लास्ट सेमेस्टर है जो नेक्स्ट है। तो लास्ट सेमेस्टर अगर मेरा ऑनलाइन होता है तो मैं तो वापस जा ही नहीं सकता कि मेरा वीज़ा ही एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर आप वापस नहीं जा पाते, आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो आप तो पढ़ने ही गए थे। क्योंकि नॉर्मली भी जब हम अमेरिका में या किसी मुल्क में अप्लाई करते हैं पढ़ने के लिए तो शायद हम यही बात करते हैं कि हम वहां से पढ़ेंगे और वापस आके अपने मुल्क को सर्व करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कोई मसला तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम अगर वापस आ जाते हैं और इधर अगर हमें जॉब मिलती है तो हम वेल एंड गुड, हम तो मतलब खुश हैं इस बात। जाहिर है वहाँ की डिग्री हो, जॉब यहाँ पे मिलेगी, अच्छी बात है। एक बात है, फिर इसमें स्टूडेंट ये भी सोचता है कि फिर मुझे इतनी दिक्कत उठाने की ज़रूरत नहीं थी, मैं अपनी ही मुल्क से तालीम हासिल कर लेता। कुछ ये वाला फैक्टर भी है इसमें? कुछ है, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि उधर खुद पार्ट टाइम जॉब करके कमा के अपनी फीस, ये एक फैक्टर है। मुख्तदर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। ज़ाहिर है आजकल एक स्कॉलरशिप भी आई है, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, और वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप है, और ज़ाहिर है इस बार GRE भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो बहुत से पाकिस्तानी सोच रहे थे, इंक्लूडिंग मी, कि हम अप्लाई करें अमेरिका के लिए फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए। अब वो भी ज़रा परेशान हुए। ज़ाहिर है वैसे तो अप्लाई करेंगे, इट टेक्स अ ईयर और सो जब आप वहाँ पर जा पाते हैं, बट आपको लगता है कि अब जो स्कॉलरशिप्स आएंगी, जो एडमिशन्स आएंगे, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स शायद ना सोचें, उस तरीके से अप्लाई ना करें इस पॉलिसी को देखते हुए? देखिए सबसे पहली बात तो ये यूनिवर्सिटी की रैंकिंग और अमेरिकन यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, उनका पढ़ाने का तरीका, उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर। लेट से मैं अपनी फील्ड के हवाले से बात करता हूँ, मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ और यहाँ पर सिलिकॉन वैली है, माइक्रोसॉफ्ट, जिसमें एप्पल, ये सारी चीजें जाहिर है। अब इस तरह का एक्सपोजर एक मैं IT स्टूडेंट के हवाले से कहता हूँ, वो मुझे तो नहीं लगता कि मुझे अमेरिका के अलावा कहीं और मिलेगा। तो मुझे जैसा स्टूडेंट तो शायद अब तो सिलिकॉन वैली के बिल्कुल इक्विवेलेंट पाकिस्तान में भी काम हो रहा है, हमारी बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसे कर रहे हैं। लेकिन आप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स, जो ग्लोबल रैंकिंग्स हैं, उनको जरा एक दफा कंसिडर जरूर करें। और अगर यही ऑप्शन हमारे पास इस तरीके से हो कि पाकिस्तान में रहते हुए हम ऑनलाइन पढ़ लेंगे, डिग्री वहां की मिलेगी, इसमें क्या मजाक है? देखिए अगर पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज इतनी अच्छी हो कि पाकिस्तानी की हमें वो मिले तो हम तो बिल्कुल कहीं जाएंगे नहीं। पाकिस्तान में रहते हुए अमेरिकन यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, आसानी नहीं है? जी जी नहीं, लेकिन देखिए प्रैक्टिकल एक्सपोजर और यहाँ की जो लैब्स हैं, बेसिकली मैं लैब्स की बात करूंगा, यहाँ की जो लैब्स हैं वो आपको मोर रिफाइन करती हैं। एग्जैक्टली, जाहिर है कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें तो जाहिर है आपको लेबोरेटरीज भी चाहिए, कुछ में फिजिकल क्लासेस वाकई बहुत जरूरी है, उसके अलावा काम हो नहीं सकता। दैट्स वेरी राइट। और दूसरा जो हमने इनिशियली भी कहा था कि जाहिर है जब ऑनलाइन क्लास की बात है तो पाकिस्तान और वहाँ का जो टाइम डिफरेंस है उसकी वजह से बहुत चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। एनीवे साथ साथ मौजूद है, अल्लाह करे आप सबके लिए आसानी हो, ये हमारी दुआ है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जो वहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए आसानी होनी चाहिए। आप साथ मौजूद है मुख्तदिर, और ज़रा शुक्रिया आपका। चलिए जी बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर ज़रा बात कर लेते हैं हम स्पोर्ट्स की, क्योंकि बड़ा लंबा एक इंतज़ार था, तकरीबन 100 से ज़्यादा दिनों का इंतज़ार था कि कब ये रौनकें बहाल होंगी। तो चौकों छक्कों की बरसात की बात हम करते हैं। टेंशन माहौल खत्म हो गया जी, टेंशन धुल गई है। तो आज से एंटरटेनमेंट से बड़ा टेस्ट क्रिकेट का मैदान सजेगा। कोरोना के फैलाव के बाद से पहली बार ये मैदान सजने को तैयार है, क्योंकि इससे कबल 13 मार्च न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ये मैच हुआ था, वो आखिरी इंटरनेशनल मैच था, जबकि 15 मार्च को PSL मैच के बाद से क्रिकेट मुकाबले बंद हो गए थे। क्रिकेट की बहाली पर शायकीन क्या राय रखते हैं, आपको सुनवाते हैं। जी बिल्कुल, बात हो क्रिकेट की तो शायकीन क्रिकेट जो है वो क्रिकेट का नाम सुनते ही पुरजोश हो जाते हैं, और स्पेशली जब लाहौर का जिक्र हो तो लाहौरिये जो है वो कोई भी खुशी का मौका हाथ से जाने नहीं देते हैं। और शायकीन क्रिकेट जो है वो बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि मैच शुरू हो और वो जल्दी से अपनी फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ इस मैच को लाइव देखें और भरपूर तरीके से इंजॉय करें। तो बाकी तासुरात उनके क्या हैं, वो किस तरह से प्लान कर बैठे हैं, लाहौरियों से ही जानते हैं कि उनकी इस मैच को देखने के बारे में क्या राय है। कोरोना के दबाव में थे वो, थोड़ा उनको रिलीफ मिलेगा, तो हम बहुत एक्साइटेड है मैच देखने के लिए। तो इंशाल्लाह हम ज़रूर देखेंगे, और हमारी पूरी सपोर्ट पाकिस्तान और दूसरी टीम के साथ भी है जो इस मुश्किल हालात में यहाँ पे आई है। तो डेफिनेटली एक इन्वायरमेंट लोगों को मिलेगी दोबारा से, जो फ्रस्ट्रेटेड इन्वायरमेंट है इस वक्त वो डाइवर्ट लगेगा, उसमें तो बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तफरीह मिलेगी, अच्छी बात है लोगों के लिए। ये तो बहुत कोरोना का जो डर होगा, खौफ होगा, तो एक साइड पे हो जाएगा ना। मैं क्रिकेट बहुत शौक से देखता हूँ, और ये मैच आ रहा है और मैं अपने दोस्तों के साथ घर बैठ के टीवी पे क्रिकेट शो देखूँगा। इंजॉय करेंगे, जितना भी हो सकेगा घर में इंजॉय करेंगे, घर में रहेंगे, महफूज रहेंगे। मैच शुरू हो रहे हैं, अच्छी बात है, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है,
जी बिल्कुल, शायकीन क्रिकेट बहुत ज़्यादा पुरजोश है और इंटरनेशनल क्रिकेट होने के लिए जा रही है। तो उनका ये कहना है कि काफ़ी देर से जो कोरोना का डिप्रेशन उनके सर पे सवार था, तो अब फाइनली जो है वो उनको एक अच्छी इंटरटेनमेंट का मौका मिला है। अपनी फैमिलीज़ के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा प्लान किए हुए हैं कि वो फैमिलीज़ के साथ इस मैच को देखेंगे और भरपूर तरीके से इंजॉय करेंगे। तो जनाब ये लाहौर की बात थी। फैसलाबाद, वहाँ पर लोगों को क्या लगता है क्रिकेट मैचेस का, वहाँ पर कितना इंतज़ार किया गया, मैं आपके सामने ये भी रख देती हूँ। कोरोना के बायस क्रिकेट के ग्राउंड तकरीबन 3.5 माह से वीरान थे। ताहम अब इंटरनेशनल क्रिकेट बरतानिया में फिर से शुरू होने जा रही है। शायकीन क्रिकेट के जज्बात कैसे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। क्योंकि दुनिया काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है, देखना चाह रही है, कोई एंटरटेनमेंट करना चाह रही है। 3-3.5 माह हो गए हैं कि क्रिकेट किसी ने अभी मसलन देखने में नहीं आई, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अवाम का वही जोश है, वही बलबला है कि हम चौके छिक्के देखें और अपने प्लेयरों को करीब से आगे देखें ग्राउंडों में। पीसीबी ने भी एसओपी दे दी है हमें, जो भी एसओपी हमें लोकल डोमेस्टिक में मिलेंगे तो उसको इंशाअल्लाह हम फिलफुल करके तो अच्छे तरीके से दोबारा ग्राउंडें हमारी जो बहाल हो जाएंगी, जो बिल्कुल वीरान थी। इंटरनेशनल क्रिकेट में चौकों और छक्कों की बरसात देखने के लिए शायकीन क्रिकेट तो तैयार हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द एसओपीज़ के मुताबिक अमल दरामद करके पाकिस्तान में भी डोमेस्टिक क्रिकेट का आगाज़ हो जाएगा। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। नॉर्मली कावासाकी एक बड़ी रेयर डिजीज है। कोरोना कम नहीं था कि कावासाकी भी आ गया। पेरेंट्स को अवेयर कर पाएंगे अगर ये अलामात हों तो दिस कुड बी कावासाकी एंड नॉट कोरोना। लिप्स बहुत ज़्यादा रेडेड हो जाएंगे, आंखें रेड होंगी। वालिदैन बच्चों को बचाएं तो बचाएं कैसे? कावासाकी नॉर्मली एक ऐसी बीमारी नहीं है जो आपको एक बंदे से दूसरे बंदे को लगती हो। इस पर वैसे काम हो रहा है इंटरनेशनली वैक्सीन से मुताल्लिक। ये ऐसे बच्चों को वैक्सीनेशन बड़ी सोच समझ के देनी पड़ेगी। पेरेंट्स को क्या आप सजेस्ट करेंगे, ये बच्चों की हिफाजत के लिए वो क्या करें इस बीमारी से? मैं ये जरूर कहूँगी कि टेक इट सीरियसली, गो टू अ डॉक्टर। तो हमने चंद रोज पहले कावासाकी से मुतालिक डिटेल सेगमेंट किया था और ज़रा उस वक्त हम ये बात कर रहे थे कि अभी केसेस उस तरीके से रिपोर्ट होना पाकिस्तान में शुरू नहीं हुए, लेकिन अब खबर ये है कि कोरोना से सेहतयाब बच्चों को इस खौफनाक बीमारी ने लपेट में लेना शुरू कर दिया है। कावासाकी नामी बीमारी के केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। बात करें हम लाहौर की और ख़बर यहाँ से ये है कि कावासाकी ने एक बच्ची की जान भी ली है। अब इस बीमारी से मुताल्लिक जो ट्रीटमेंट हो रहा है और जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उससे मुताल्लिक हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया दानियाल उमर ने। दानियाल, इस वक्त लाहौर में कितने हॉस्पिटल्स में कावासाकी के कितने पेशेंट्स हैं? जी बिल्कुल, एक तरफ जहां कोरोना वायरस ने जिंदगी को मफलूज कर रखा है, वहीं इसके बाद मजीद मिसाइल ने भी जन्म लेना शुरू कर दिया है। पोस्ट कोविड सिंड्रोम जिसको कावासाकी कहा जाता है, उसके केसेस बच्चों में रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। वो बच्चे जिनकी उम्र 5 से 15 साल के दरमियान है और वो कोरोना से सेहतयाब हुए हैं, उनके अंदर ये बीमारी सामने आ रही है। इस बीमारी के अंदर बच्चों को तेज बुखार हो रहा है, साथ ही साथ उनके जो दिल की नालियां हैं और गले के जो ग्लैंड्स हैं वो बड़े होना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। जिन बच्चों को मजीद दूसरी बीमारियां लाहक हैं या उनका इम्यून सिस्टम कम है, इसी के साथ साथ जो डॉक्टर्स हैं उनके मुताबिक अगर इसकी जल्द तशखीस कर ली जाए तो इस बीमारी का इलाज मुमकिन है। ऐसा नहीं है कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन अगर इसकी तशखीस ना हो सके वक्त पर तो ये बीमारी जो है वो जानलेवा साबित हो सकती है। लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर के अंदर चिल्ड्रन अस्पताल के अंदर 4 से 5 जो बच्चे हैं इसके मरीज हैं वो अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं और एक जो बच्ची है 11 साल उसकी उम्र थी, उसकी कावासाकी की वजह से डेथ भी रिपोर्ट हो चुकी है। जबकि जो डीन है चिल्ड्रन अस्पताल के, उनके मुताबिक बच्चों को जो है वो उनका इलाज किया जाता है, उनको मुख्तलिफ अद्वियात दी जाती हैं ताकि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो इस बीमारी से लड़ सके और वो इस तमाम तर सूरत हाल से जल्द अज जल्द रिकवर कर सकें। जी
दानियल, बेहद शुक्रिया। लाहौर से मुताल्लिक आप हमें अपडेट कर रहे थे कि वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो चुके हैं। केसेस हैं लेकिन सामने आ रहे हैं। आया। लेट्स टॉक अबाउट इट मोर। हमें ज्वाइन किया प्रोफेसर मसूद सादिक, आप चेयरमैन एंड डीन हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर के। सर वेलकम टू नया दिन। सर सबसे पहले प्लीज़ दोबारा से हम जब इस पर बात करें कावासाकी की, जानना ये चाह रहे हैं कि क्या कावासाकी सिर्फ उन्हीं बच्चों को होता है जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, सिर्फ उन्हीं को होता है जिनको पहले कोरोना हो चुका होता है? जी बहुत शुक्रिया जी। पहले मैं आपको एक क्लैरिटी देना चाहूँगा कि ये कावासाकी डिजीज़ लाइक सिंड्रोम है, जिसको एक्चुअली मेडिकल की ज़ुबान में हम मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहते हैं। तो ये कावासाकी डिजीज़ से मिलता है, लेकिन ये एग्जैक्टली कावासाकी डिजीज़ नहीं है। कावासाकी डिजीज़ तो पिछले 40 साल से रिपोर्टेड है और इसके मैक्सिमम केसेस जापान से या फार ईस्ट से रिपोर्ट होते हैं। तो ये वो बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 से 15 साल के दरमियान है, जिनको पहले कोरोना इन्फेक्शन होती है, वो मुकम्मल तौर पर कोरोना से रिकवर कर जाते हैं और उसके 2 से 6 हफ्ते के बाद इन बच्चों में अलामात आना शुरू होती हैं। इनके कुछ साइंस और सिम्टम्स होते हैं जो कावासाकी डिजीज़ से मिलते होते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम कावासाकी डिजीज़ लाइक सिंड्रोम कहा गया है। केसेस रिपोर्ट हुए हैं, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं लाहौर में वो सारे कावासाकी लाइक सिंड्रोम के केसेस हैं, कावासाकी के नहीं हैं। जी ये कावासाकी डिजीज लाइक सिंड्रोम के केसेस हैं, क्योंकि ये अब तक 8 बच्चे हम चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में, और जो डेथ रिपोर्ट हुई वो भी जी 8 के 8 बच्चे। एक्चुअली मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगा, ये सब बच्चे मेल थे। जो अभी आपके कोलीग ने कहा कि एक बच्ची का इंतकाल हुआ है, तो वो एक्चुअली बच्चा था, बच्ची नहीं थी। वो हमारे पास पहला मरीज था कावासाकी डिजीज लाइक सिंड्रोम का, जो आज से कुछ हफ्ते पहले रिपोर्ट हुआ था। और उस वक्त ऑब्वियसली अभी तशखीस और इस बीमारी के बारे में जानकारी रिलेटिवली कम। सर ये फिर कावासाकी लाइक सिंड्रोम हमारे पास मजीद रिपोर्ट हो चुके हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतियाब हो रहे हैं। ये बता दीजिएगा, एक तो ये कि लोग इसको कोरोना के बाद ही से जोड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा लोगों को समझाने के लिए सर ये बताइएगा, ये इससे पहले कि हम आगे जाएं और थोड़ा सा और इसके इलाज के ऊपर और दीगर बात करें, सर थोड़े से इसके सिम्टम्स आप बताइए ताकि पेरेंट्स को समझ में आए। 6-8 केसेस ज़रूर रिपोर्ट हुए, लेकिन अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ उसको देखते हुए छोटे बच्चों के हिसाब से उनके पेरेंट्स को समझाइए। अभी पहले इसको बता दीजिए। जी 2 चीज़ें मैं आपको इम्पोर्टेंट कहना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि प्लीज़ इसका हमें ऑफ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये तशखीस इन टाइम हो जाए तो जैसे कोविड का तो इलाज नहीं है, इन बच्चों का मुकम्मल इलाज मौजूद, इसलिए हमें पेरेंट्स को बहुत ज्यादा तशवीश देने की जरूरत नहीं है, आगाही देने की जरूरत है। और वही कोशिश है डॉक्टर साहब, यही हमारी कोशिश है कि लोग खौफजदा नहीं हो, बिल्कुल सही वक्त पे डॉक्टर के पास चले जाएं। जी पहली चीज जो इसमें आती है वो बुखार है। अक्सर बच्चों को 3 से 5 दिन तक बुखार होता है। बुखार के साथ अक्सर इन बच्चों को पेट के सिम्टम्स आते हैं, पेट में दर्द होगा, उल्टी आ सकती है या दस्त आ सकते हैं। फिर इन बच्चों की आंखें सुर्ख हो जाती हैं, रैश आ जाती है जो खास तौर पर जिस्म के सामने वाले हिस्से या ट्रंक पे आती है। कुछ बच्चों के होंठ और जुबान सुर्ख हो जाती है, और कुछ बच्चों के नेक के जो गर्दन के ग्लैंड्स हैं वो सूज जाते हैं। ये बच्चे 2 तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। एक बच्चों में सिर्फ ये अलामात होती हैं, लेकिन वो बच्चे शदीद बीमार नहीं होते, और जब वो हॉस्पिटल आते हैं और आप उनका इलाज करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाते हैं। सर एज ब्रैकेट, कुछ बच्चों में बहुत तेजी से नीचे जाते हैं, वो शॉक में जा सकते हैं, उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर, और बच्चे जिनका इन टाइम इलाज होना बहुत जरूरी है। ठीक सर, ये एज ब्रैकेट स्पेसिफिक क्यों है? देखिए जो कावासाकी डिजीज है हिस्टोरिकली उसकी एज ब्रैकेट 1 से 5 साल थी। कावासाकी डिजीज के बच्चे आमतौर पर छोटे बच्चे होते हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है कि जो यूरोप में भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं, अमेरिका में हुए हैं, कनाडा में हुए हैं, वो तमाम जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो 5 से 18 साल के दरमियान, और वो सारे के सारे केसेस कावासाकी लाइक सिंड्रोम के हो रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में कहीं पर कावासाकी केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे। कावासाकी जी हमारे पास जितने के जितने बच्चे आए ये सब कावासाकी डिजीज लाइक सिंड्रोम है, जो कोरोना इन्फेक्शन के बाद हुआ है, क्योंकि इन तमाम बच्चों में कोरोना एंटीबॉडीज पॉजिटिव हैं। ओके, अब मुझे ये बताएं सर, क्या मुशावरत भी ज़ाहिर है हो रही होती है, पाकिस्तान के और हिस्सों से भी खबरें आप तक पहुंचती हैं, लाहौर के अलावा और शहरों से भी थोड़ा शेयर कर सकते हैं इस्लामाबाद से? प्लीज, इस्लामाबाद से 2-3 बच्चों की हमें खबर शेयर हुई है
कराची से तो 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों की खबर हमारे साथ शेयर हो चुकी है। अच्छा। आगा खान हॉस्पिटल से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो बच्चों का वहां पे हॉस्पिटल है वहां से, इंडस हॉस्पिटल से, या बाकी तमाम इदारे। और ये सारे बच्चे वही हैं जिनको पहले कोरोना हुआ था? जी, जिनको कोरोना हुआ। सर देखने वालों को हमारे बताइएगा ये टोटल कितने बच्चे हैं? देखिए, अगर आप लाहौर, इस्लामाबाद और कराची तीनों को मिला लेंगे तो आप कह लें तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे अभी तक पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन पिछले 3 दिनों में चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 4 बच्चों ने इस बीमारी के साथ रिपोर्ट किया है। तो ये टाइम है कि जब आपका कोरोना इन्फेक्शन नीचे की तरफ आती है तो ये बच्चे रिपोर्ट करना शुरू कर। एग्जैक्टली हमारी यही कोशिश है कि जिस वक्त हम कोरोना से परेशान हैं, खांसी और छींक को मुसलसल कोरोना से मिलाए चले जा रहे हैं, उस वक्त हम इस बात पर भी ध्यान करें कि ये कोरोना नहीं कुछ और भी है, उसके ऊपर भी फोकस करें। अच्छा सर, अब आप हमें ज़रा इसके इलाज से मुताल्लिक़ भी बताइएगा, क्योंकि अब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अल्लाह करे कि सब बच्चे सबसे महफूज रहें। हमें ये बताइएगा इसका इलाज कितने दिनों में हो जाता है, किस तरह से आप लोग करते हैं बच्चों को प्रॉब्लम से बचाने के लिए? देखिए, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि ये 2 तरह से ये बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं। एक वो बच्चे हैं जो कि बदकिस्मती से शॉक की हालत में लो ब्लड प्रेशर में आते हैं, हाथ पांव ठंडे होते हैं, बेहोश होना शुरू हो जाते हैं, तो इन बच्चों को तो इमीडिएटली रिससिटेशन की जरूरत होती है। और दूसरे वो बच्चे हैं जो रिलेटिवली स्टेबल हालत में हॉस्पिटल में प्रेजेंट करते हैं। लेकिन हर 2 सूरतों में अगर इन बच्चों को आप IVIG देते हैं, इनको हम स्टीरॉइड्स देते हैं, इनको हम हाई डोज एस्प्रिन देते हैं, और कुछ और ऐसे मेजर्स होते हैं जिनको हम सपोर्ट करते हैं, इनके हार्ट को, इनके लंग्स को और बाकी चीज़ों को। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि 8 में से 7 बच्चे हमारे सेहतियाब हो चुके हैं। और बाकी दुनिया से भी जो डेटा है इसमें डेथ जरूर रिपोर्टेड है, लेकिन मेजॉरिटी वो सेहतियाब हो जाते हैं। सर, आपने इससे पहले कहा जो लाहौर में केसेस रिपोर्ट हैं वो तमाम बॉयज थे, यही डाटा पूरे पाकिस्तान के लिए भी है? जी, ऐसी है पूरे पाकिस्तान। कराची की एग्जैक्ट मुझे मेल फीमेल रेशो तो नहीं पता, लेकिन जो पूरी दुनिया में रिपोर्टिंग हुई है उसमें 2/3 बच्चे मेल्स हैं। लेकिन ये डेटा तो कोविड में भी ऐसे ही है। अगर आप कोविड के केसेस को भी देखें तो ये लड़कों में ज्यादा रिपोर्ट हुआ है, बच्चियों में कम रिपोर्ट। सही। सर, ज़ाहिर है इसे आपने कावासाकी लाइक सिंड्रोम का है, लेकिन मेरा सवाल वहीं का वहीं है, क्यों हमने ये कहा है, हमने कावासाकी क्यों नहीं कहा इसको? देखें, कावासाकी डिजीज में ना 5 किस्म की अलामात होती हैं, और जिसमें हम ये कहते हैं कि आंखें ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ एज ब्रैकेट हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है, एज ब्रैकेट होना। और तो वो 5 में से अगर 4 अलामात मौजूद हों तो उसको हम कावासाकी डिजीज कहते हैं। देखिए, ये कोविड एक नॉवल बीमारी है, ये नई बीमारी है, और उसके रिएक्शन के तौर पर ये बॉडी के जो मुख्तलिफ सिस्टम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसकी कुछ अलामात कावासाकी डिजीज से मिलती हैं। लेकिन ये कावासाकी डिजीज का जो एक इंटरनेशनली डिफाइंड क्राइटेरिया है, उस पर ये बच्चे पूरे नहीं उतरते। और प्रोफेसर साहब ये भी बता दीजिएगा थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए, जैसे कोविड में पेशेंट को थोड़ा दूर रखना होता है, आइसोलेट रखना होता है, इसमें ऐसा नहीं है, इस मामले में ऐसा नहीं है। बच्चों के साथ में मिलना जुलना रख सकते हैं, उनका ख्याल खुद भी जाके रख सकते हैं। जी, मेजॉरिटी बच्चों में ऐसे ही है। मुझे इसमें क्लैरिटी प्लीज देने दीजिएगा कि 2/3 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जब आप कोरोना टेस्ट करते हैं तो वो नेगेटिव हो चुका होता है, उनकी कोरोना एंटीबॉडीज पॉजिटिव होती हैं। लेकिन 1/3 बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी भी वायरस शेड कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि कोरोना वायरस बाज लोगों में रिकवरी के बाद भी 4 या 6 हफ्ते तक बॉडी शेड करती रहती है, अगरचे उसकी सेवेरिटी उस तरह नहीं होती जैसे शुरू में या जब बंदा सिम्टोमेटिक होता है उस वक्त होती है। इसलिए हम रिकमेंडेशन यही करते हैं कि जो डॉक्टर्स इनको देख रहे हैं या जो स्टाफ देख रहा है वो पूरी प्रिकॉशन जरूर लें, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि वो 30% कौन से हैं जब तक आप उनका टेस्ट नहीं कर लें। ठीक, बेहद शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे आप। और आज हमने कोशिश कि हम अवेयरनेस कैंपेन इस पर करें, कावासाकी या कावासाकी लाइक सिंड्रोम, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों इससे मुतालिक इतना मालूम नहीं है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग था किरण के जिनको कोरोना हुआ उनको ही हो रहा है, और एज ब्रैकेट भी स्पेसिफिक नहीं, 5 साल से 15 साल तक की उम्र के बच्चे हैं उनको हो रहा है, बच्चे ज़्यादातर उसके अंदर बच्चे, इन्होंने ये भी बताया। अच्छा देखिए, हमारी ये कोशिश है कि हम आगे ही दें आपको, वक्त से पहले आपको तैयारी रहे। हम ये नहीं चाहते कि कोई इससे डरे, हम ये नहीं चाहते कोई इससे घबराए, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें और पर वक्त करें। एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए कि कोई ऐसी नई बीमारी है तो उसके सिम्टम्स क्या है। हमने ज़ाहिर अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होता है। जहाँ तक बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की बात है, एक ब्रेक तो नहीं बल्कि खुदाफिज़ कहना है आपसे, मुलाकात कल करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, बाहर जाएँ तो बहुत एहतियात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।